चूंकि किन्नान ने दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को जगाया था, इसलिए वो राजकुमारी मियाओ मियाओ के शरीर के भीतर की शक्ति को थोड़ा थोड़ा देख सकता था। हालांकि ये उसका पहली बार सामना था जब वो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहा था जिसे वो बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। किन्नान को स्पष्ट रूप से पता था कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखें कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि उसकी साधना बहुत कम थी। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के भीतर की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए इसने उसे अंदर क्या था इसका निरीक्षण करने से रोक दिया। किन्नान के थोड़े चौंकने की तुलना में हुआंगलोंग और अन्य लोगों के चेहरे पर पूरी तरह से आश्चर्य था। विशेष रूप से जू यू ने एक खाली भाव के साथ खुद से कहा, लहरों द्वारा भेजा गया और वो अद्भुत सुनहरा प्रकाश किरण। ये मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन वास्तव में क्या है? झांग ताई सहित अन्य लोगों ने एक भी शब्द नहीं कहा। मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के आंतरिक शिष्यों में दूसरे बड़े के रूप में झांग ताई ने कई बार मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन को देखा था, जिससे उन्हें इसके बारे में बेहतर समझ मिली। फिर भी उन्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन वास्तव में क्या था। दूसरे शब्दों में यह कहने के बजाय कि वो समझ नहीं पाया, बल्कि शीर्ष 4 संप्रदायों में से कोई भी नहीं समझ पाया मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन वास्तव में क्या है और ये क्यों मौजूद है। उस पल स्टील की ध्वनि की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी। किन्नान ने पलट कर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक बड़ी तलवार लिए देखा जा सकता था। उसके चेहरे पर एक सुन्न भाव था और मार्शल सम्राट दायरे की अपनी आभा को छिपाने का कोई इरादा नहीं था। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे 5 युवा पुरुष थे। इन युवकों ने अपनी पीठ पर विभिन्न आकृतियों वाली एक प्राचीन तलवार रखी थी और हत्या के इरादे से अपनी तलवार की तान चला रहे थे। ये देखकर दुष्ट साधकों की भीड़ चौंक गई। किन्नान ने आंखें मूंद ली। ये लोग उड़ती तलवार संप्रदाय से हैं। लुहे साम्राज्य के शीर्ष 4 संप्रदायों के बारे में किंग नू संप्रदाय के शिष्य सभी महिलाएं थी। उड़ती तलवार संप्रदाय के सभी शिष्य तलवार की कला का अभ्यास करते थे। यहां तक कि उनके पास जो मार्शल स्पिरिट्स थे वे भी तलवार प्रकार की मार्शल स्पिरिट्स थी। जहां तक अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय की बात है, उन्होंने केवल अग्नि प्रकार की विशेषताओं वाले शिष्यों की भर्ती की। केवल रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में लिंग और विशेषताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं था। केवल आवश्यकता थी कि व्यक्ति का मार्शल स्पिरिट रैंक हो। यह उल्लेखनीय है कि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय ने हमेशा उड़ती तलवार संप्रदाय के साथ एक अमित्र संबंध साझा किया था और दोनों के बीच छोटे पैमाने पर लड़ाई काफी आम थी। झांग ताई को देखकर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चौंक गया। उसने अपनी तलवार की मंशा को इकट्ठा करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और फिर एक दबंग लहजे में कहा, क्या रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के प्रभारी बुजुर्ग मोक किंग नहीं है? तुम यहां क्यों हो? झांग ताई ने उसकी ओर देखा और कहा, बड़े फेंग, तुम मुझसे इस लहजे में बात मत करो। अब जब मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप दिखाई दिया है और कुछ घंटों में खुल जाएगा, तो मैं इस समय लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जिसे एल्डर फेंग कहा जाता है, का भाव बदल गया था। वो पागल होने वाला था, लेकिन दूसरे विचार के बाद चुप हो गया। ये देखकर दुष्ट साधकों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। किन्नान ने मुकिंग का नाम सुनने के बाद एल्डर फेंग को ध्यान से देखा और फिर अपनी नजर फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के 5 शिष्यों पर डाली। जब किन्नान उड़ती तलवार संप्रदाय के 5 शिष्यों को देख रहे थे, तो वे किन्नान के समूह को भी देख रहे थे। सफेद पोशाक पहने हुए अग्रणी युवक को देखकर किन्नान के हावभाव थोड़े बदल गए। उसने पाया कि यह व्यक्ति भी एक अतावी कल्टीवेटर था, जिसकी क्यूई की मोटाई दूसरी परत के जियांटियन दायरे तक पहुंच गई थी। यह किन्नान की पहली बार किसी अतावी कल्टीवेटर से मुलाकात थी, इसलिए जिज्ञासा से
उसने तुरंत अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों से उसे ध्यान से देखा। इसके बाद किन्नान दंग रह गया। सफेद पोशाक पहने इस युवक के भीतर की मार्शल स्पिरिट का रैंक 10वीं श्रेणी का हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट था। 10वीं श्रेणी का हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट कितना महत्वपूर्ण था? 10वीं श्रेणी का हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट वाला शिष्य शीर्ष 4 संप्रदायों में एक वास्तविक सुपर जीनियस माना जाता था। उसके पास संप्रदाय का मुख्य शिष्य बनने का मौका भी था, जिसके आगे एक शानदार भविष्य था। झांग ताई ने किन्नान की ओर देखा और दबी हुई आवाज में कहा। फिर किन्नान के दिमाग में एक आवाज सुनाई दी। नेतृत्व में ये शिष्य हुआंग क्यू एक 10वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है, जिसमें एक अविश्वसनीय मार्शल स्किल टैलेंट है। इतना ही नहीं, अफवाहों के अनुसार ये आदमी अपने हमलों में बेहद क्रूर है। वो ट्रायल ऑफ मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में एक मजबूत प्रतिद्वंदी होगा। मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले बुजुर्ग के रूप में झांग ताई ने मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के इस उद्घाटन को बहुत गंभीरता से लिया। यदि किन्नान और अन्य यहां उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करते हैं तो उन्हें संप्रदाय से बहुत लाभ मिलेगा। हालांकि झांग ताई समझ नहीं पा रहा था कि 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ किन्नान अपने उच्च रैंक के विरोधियों को कैसे हरा सकता है और मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में ऐसा दृश्य पैदा कर सकता है। झांग ताई के पास किन्नान पर अपनी उम्मीदें रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किन्नान ने अपना सिर हिलाया और अपनी नजर वापस खींच ली। इस बीच एक और मार्शल सम्राट आभा महसूस की जा सकती थी। एक मध्यम आयु वर्ग की खूबसूरत महिला अपने चेहरे पर एक मोहक मुस्कान के साथ उनके पास आई। मध्यम आयु वर्ग की महिला के पीछे वांग रूलिंग, चेंग जुएर और अन्य महिला शिष्य थे। इस बार आने वाला दल किंग नू संप्रदाय था। किंग नू संप्रदाय के प्रवेश ने तुरंत भीड़ का ध्यान आकर्षित किया और दुष्ट साधकों की आंखें आश्चर्य से भर गई। दुष्ट साधकों की नजर में किंग नू संप्रदाय की हर महिला शिष्या को देवी माना जाता था। इसलिए किंग नू संप्रदाय के शिष्यों की उपस्थिति हमेशा भीड़ का ध्यान आकर्षित करती थी। जब से वांग रूलिंग कुछ दिनों पहले किन्नान से टकराई थी, तब से उसके चेहरे पर एक नीरस, बर्फीली अभिव्यक्ति बनी हुई थी। हालांकि जब उसने फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय से हुआंग क्यू को देखा तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने एक कोमल आवाज में कहा, भाई हुआंग क्यू, आप लोग बहुत जल्दी आ गए हैं। पहले की तिरस्कारपूर्ण वांग रूलिंग अब एक स्त्री में बदल गई थी, क्योंकि वो छोटी छोटी छलांगों के साथ हुआंग क्यू के पास गई थी। मध्यम आयु वर्ग की महिला और एल्डर फेंग ये देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुए, जैसे कि वे पहले से ही इसके आदी थे। हुआंग क्यू के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी जब उसने कहा, रूलिंग, बहुत समय हो गया है, तुम और भी सुंदर हो गई हो। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के ट्रायल में प्रथम आने के बाद मेरे कमरे में आना याद रखना। ये कहने के बाद हुआंग क्यू ने अपनी आंखों से हिम्मत करके वांग रूलिंग के शरीर को स्कैन किया। वांग रूलिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। आसपास के दुष्ट साधकों को यह देखकर दिल टूटने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी आंखों में देवी के साथ छेड़खानी की जा रही है। हालांकि हुआंग क्यू के शरीर से निकलने वाली आभा को महसूस करने के बाद उन्होंने तुरंत अपने विचार वापस ले लिए। बड़े भाई, भीड़ के बीच किन्नान की आकृति को देखकर चेंग जुएर के चेहरे पर एक खुशी का भाव दिखाई दिया। पिछली घटना के बाद चेंग जुएर को वांग रूलिंग के असली रंग का पता चल गया था। तब से उसने उससे बातचीत नहीं की थी। उसे बस इतना अफसोस था कि उसे पिछली मुलाकात में किन्नान को धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला था। इसलिए वो उससे फिर से मिलकर बेहद खुश थी। दुष्ट साधकों की भीड़ को एक बार फिर से दिल का दर्द महसूस हुआ जब उसने एक और देवी को किसी के पास आते देखा। हुआंग लोंग और अन्य लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन्नान को इतने कम समय में शरद ऋतु पर्वत पर एक प्रेमिका मिल गई होगी। किन्नान ने खांसी निकाली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बीच
वांग रूलिंग ने दूर से किन नान की आकृति को भी देखा और उसके चेहरे पर बहुत बदलाव आया। ये तुम हो? तो तुम रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के एक शिष्य हो। वो बहुत पहले किन नान पर अविश्वसनीय रूप से गुस्सा थी। अगर किन नान की जबरदस्त ताकत नहीं होती तो वो निश्चित रूप से उसे पिछली बार जाने नहीं देती। ये कहने के बाद वांग रूलिंग के दिमाग में अचानक एक योजना बनी। उसने फिर हुआंग क्यू से ठंडी आवाज में कहा, भाई हुआंग, ये वही है। उसने पिछली बार मुझे धमकाया था। इतना ही नहीं, उसने मेरे सभी क्रिस्टलीय फूल भी चुरा लिए थे। हुआंग क्यू के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई जब उसने किन नान की दिशा की ओर देखा। एक अदृश्य तेज तलवार का इरादा उसी क्षण फूट पड़ा। झांग ताई, हुआंग लोंग और अन्य लोग अपनी जगह पर अवाक रह गए। उन्होंने ये अनुमान नहीं लगाया था कि किन नान केवल 3 दिनों के समय में ही किंग नू संप्रदाय के एक शिष्य के साथ दुश्मनी कर लेगा और अब हुआंग क्यू को भी शामिल कर लेगा। अपने पिछले अनुभवों से उन्हें ऐसा लग रहा था कि किन नान जहां भी हो, मुसीबतों की एक श्रृंखला शुरू कर देगा। किन नान के बोलने से पहले चेंग जुएर ने तुरंत गुस्से में आकर कहा, वांग रूलिंग, उसे दोषी ठहराने की हिम्मत मत करना। तुमने बिग ब्रदर के क्रिस्टलीय फूलों को लूटने की योजना बनाई थी और उसे कई बार धमकाया भी था। हालांकि चूंकि तुम्हारी ताकत बहुत कम थी, इसलिए तुम। चेंग जुएर आखिरी शब्द खाली हाथ नहीं बोल पाई क्योंकि उसे एक बहरा कर देने वाली चीख ने बाधित कर दिया। चुप रहो। हुआंग क्यू के बाल बेतहाशा नाच रहे थे क्योंकि वो एक शक्तिशाली तलवार की मंशा को छोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ा। उसने किन नान को घूरते हुए शांत स्वर में कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे और वांग रूलिंग के बीच क्या हुआ, लेकिन अब जब मैं यहां हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम माफी मांगो। उस पल हुआंग क्यू ने अपनी घृणा प्रदर्शित की। दुष्ट साधकों की भीड़ ने अपनी सांस रोक ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी उड़ती तलवार संप्रदाय और रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्यों के बीच टकराव देखेंगे। वे अपने दिलों में अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। उनमें से कौन मजबूत है? झांग ताई ने भौहें सिकोड़ी और किन नान को बोलने का मौका मिलने से पहले उन्होंने शांति से कहा, युवा, इतना घमंडी मत बनो। एल्डर फेंग ने हंसते हुए कहा, झांग ताई, ये शिष्यों के बीच टकराव है। अगर तुम हस्तक्षेप करोगे तो क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी? मेरी राय में अगर शिष्यों के बीच कोई संघर्ष है तो उन्हें इसे खुद ही सुलझा लेना चाहिए। अधेड़ उम्र की महिला ने हुआंग क्यू को देखा, फिर किन नान को। एक सौम्य मुस्कान के साथ उसने कहा, मुझे लगता है कि भाई फेंग सही कह रहे हैं। शिष्यों के बीच संघर्ष को आपस में ही सुलझा लिया जाना चाहिए। अब जब फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय और किंग नू संप्रदाय के 2 बुजुर्गों ने बात कर ली थी तो झांग ताई को भी हस्तक्षेप करने से पहले 2 बार सोचना पड़ा। झांग ताई ने फिर एक आह भरी और बिना कुछ कहे हुआंग क्यू और दूसरों की ओर सोच समझ कर देखा। दूसरी ओर हुआंग लोंग और अन्य लोगों के चेहरे पर एक अजीब भाव था। वे आसानी से बता सकते थे कि झांग ताई उम्मीद कर रहा था कि हुआंग क्यू के नान को और अधिक उत्तेजित नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो हुआंग क्यू और उसका समूह अंतिम परिणाम को सहन नहीं कर पाएगा। किन नान के गुस्से को जानते हुए वो हुआंग क्यू के तिरस्कारपूर्ण रवैये के साथ इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। इसके बावजूद फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय और किंग नू संप्रदाय के 2 बुजुर्गों ने उसकी दयालु सलाह को स्वीकार नहीं किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके मन में कुछ था। एल्डर फेंग के विचार सरल थे। उन्होंने पहले ही किन नान को देखा था और महसूस किया कि वो हुआंग क्यू की तरह ही एक अतात्विक साधक था। लेकिन वो हुआंग क्यू से कैसे तुलनीय है? वो 10वीं कक्षा का हुआंग है जिसे सुपर जीनियस का दर्जा प्राप्त है। अगर किन नान और हुआंग क्यू के बीच लड़ाई होती तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि किन नान हार जाएगा। एल्डर फेंग यही चाहते थे कि दुष्ट साधकों की भीड़ के सामने रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का नाम बदनाम हो। दूसरी ओर चेंग जुएर
और वांग रूलिंग के बीच मध्यम आयु वर्ग की महिला ने सीधे वांग रूलिंग के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। हुआंग क्यू ने एक खोखली हंसी निकाली और कहा, अपनी रक्षा के लिए अपने बड़े पर भरोसा मत करो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम भी एक अतात्विक साधक हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर तुम माफी मांगने को तैयार हो तो मैं तुम्हें इस बार माफ कर दूंगा। किन नान अवाक रह गया। शुरू में उसने सोचा कि ये हुआंग क्यू एक योग्य प्रतिद्वंदी होगा। हालांकि वांग रूलिंग के उकसावे पर हुआंग क्यू ने सच्चाई जानने के इरादे के बिना तुरंत उससे माफी मांगी। उस पल किन नान ने अपना आपा खो दिया और वो हंसते हुए बोला, इस बार मुझे माफ कर दो। क्या तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगू? मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतना घृणित व्यवहार करने का अधिकार किसने दिया, जैसे कि शुरू में मेरी गलती थी। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, तुम्हें अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और इतनी बेरमी से काम करना बंद कर देना चाहिए। दूसरों के द्वारा इतनी आसानी से उकसाए मत जाना। अगर नहीं तो तुम परिणामों का सामना नहीं कर पाओगे। इन शब्दों ने फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के अन्य शिष्यों को चौंका दिया। एल्डर फेंग का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किन नान नाम के इस शिष्य में हुआंग क्यू को चुनौती देने की हिम्मत होगी। हुआंग क्यू अवाक रह गया। 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ एक सुपर जीनियस के रूप में फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में उसका स्थान अविश्वसनीय रूप से श्रेष्ठ था। इससे पहले किसी ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। इसके बावजूद मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एक शिष्य ने अब उसे इस तरह से चुनौती देने की हिम्मत की। वांग रूलिंग ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा और गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे जैसा एक साधारण शिष्य भाई हुआंग क्यू से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? किन नान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मुंह से ठंडे स्वर में 2 शब्द निकले, चले जाओ। भीड़ एक बार फिर चकित हो गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का ये शिष्य इतना दुस्साहसी होगा कि किंग नू संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति को बकवास करने के लिए कहेगा। तुम। वांग रूलिंग मौके पर ही दंग रह गई। उसने पहले कभी सार्वजनिक रूप से इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी। इस बीच हुआंग क्यू का चेहरा उदास हो गया, क्योंकि उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। अगर मैं कहता हूं कि तुम गलत हो तो तुम निश्चित रूप से गलत हो और तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। मुझे चुनौती देकर और रूलिंग को शर्मिंदा करके तुमने गंभीरता से सीमा पार कर ली है। इसलिए मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए चुनौती देता हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। उसके शब्दों के बाद हुआंग क्यू के शरीर से एक भयानक तलवार का इरादा आकाश में फायर हुआ। दुष्ट साधकों की भीड़ चौंक गई और एक बड़ी बातचीत शुरू हो गई। इतनी शक्तिशाली तलवार का इरादा, मुझे डर है कि यह कम से कम दूसरी परत वाला जियांटियन क्षेत्र था। ओह, ये आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वो केवल आधे जियांटियन क्षेत्र तक ही पहुंचा है। वो शायद एक अताविक साधक हो। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का युवक शायद इससे भयभीत है। वो चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। ओह। एल्डर फेंग और फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्य हंसने लगे। उनकी नजर में अगर किन नान स्वीकार कर लेता तो उसकी मौत निश्चित थी। वांग रूलिंग की आंखों में घृणा का एक संकेत देखा गया। वो किन नान की मृत्यु को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उसके द्वारा कई बार अपमानित हुई थी। इसके विपरीत झांग ताई, हुआंग लोंग और अन्य लोगों ने अपने होंठ हिलाए, क्योंकि उन्होंने हुआंग क्यू को एक जोड़ी दयनीय आंखों से देखा। इस हुआंग क्यू को पता नहीं है कि उसने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है। ऐसा लगता है कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय को मिली खुफिया जानकारी बहुत पुरानी है। अगर नहीं होती तो उन्हें पता होता कि किन नान की पिछली उपलब्धियां क्या थी। झांग ताई, हुआंग लोंग और अन्य लोगों ने भी यही सोचा। किन नान की आंखें ठंडी चमक उठीं और वह चुनौती स्वीकार करने ही वाला था कि अचानक उसे बीच में रोक दिया गया।
अचानक एक जोरदार हंसी सुनाई दी। हाँ, फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के प्रतिभाशाली हुआंग क्यू को कौन इतना पागल बना रहा है? दिलचस्प, ये बहुत ही दिलचस्प है। आप लोग मुझे ऐसे दिलचस्प दृश्य से कैसे दूर रख सकते हैं? इन शब्दों ने भीड़ का ध्यान खींचा। एक मोटा ताजा युवक लाल लबादे में अपने चेहरे पर एक हानिरहित मुस्कान के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी और 4 अन्य शिष्य थे। 6 लोगों के इस समूह के प्रवेश से किसी तरह से आसपास का तापमान बढ़ गया, जैसे कि 6 भट्टियां अभी अभी आई हों। ये 6 लोग अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय से थे। किन नान को चुनौती देने के बाद हुआंग क्यू के शिष्यों ने इस मोटे आदमी को सुस्त स्वर में कहते हुए देखा, वेई हाओ, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। दुष्ट साधकों के बीच बहुत चर्चा छिड़ गई। क्या वो वास्तव में वेई हाओ है? वाह, वेई हाओ भी यहां है। उसे निश्चित रूप से मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के ट्रायल में पहला स्थान मिलने वाला है। मैंने उसके बारे में बहुत पहले सुना था। मैं आखिरकार आज उससे मिल पाया। ओह, भीड़ के चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान की भावना थी। किन नान उसकी बातें सुनने के बाद उस मोटे आदमी की ओर देखे बिना नहीं रह सका। अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने भी यही किया। अधिकांश दुष्ट साधक शीर्ष 4 संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों से परिचित नहीं होंगे। वे केवल उन लोगों को जानते थे जो लोहे साम्राज्य में अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध थे। हालांकि इस वेई हाओ के पास केवल आधे जिएंटियन दायरे की साधना थी। इन दुष्ट साधकों को उसके बारे में कैसे पता चला? झांग ताई के चेहरे पर एक गंभीर भाव देखा गया, क्योंकि उसने किन नान और बाकी लोगों को अपनी आवाज सुनाई। इस बार आप लोगों के लिए परीक्षण कठिन होगा। ये वेई हाओ न केवल 10वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट और एक उत्कृष्ट मार्शल स्किल टैलेंट है, बल्कि उसने अब किन नान की तरह ही रहस्यमय क्षेत्र के माइनर सक्सेस स्टेज को भी हासिल कर लिया है। इसके अलावा अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के नेता का बेटा होने के नाते उसकी पृष्ठभूमि भयानक है। इतनी कम उम्र में उसका नाम पूरे राज्य में पहले से ही प्रसिद्ध है। ये सुनकर किन नान के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। 10वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट, रहस्यमय क्षेत्र का माइनर सक्सेस स्टेज, अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के नेता का बेटा। प्रतिभा और पृष्ठभूमि के मामले में इस वेई हाओ ने हुआंग क्यू को पूरी तरह से मात दे दी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये दुष्ट साधक शीर्ष 4 संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्यों में उसका नाम जानते थे। वेई हाओ अपनी बाहें बेतहाशा हिलाते हुए आगे बढ़ा और उदासीन स्वर में बोला, हुआंग क्यू, जब तक मुझे इसमें दिलचस्पी है, मैं हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र हूं। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है, भले ही तुम एक अताविक साधक हो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि अंत में तुम्हें यह पसंद आए। हालांकि हुआंग क्यू का चेहरा गुस्से से फीका पड़ गया था, फिर भी वो कुछ देर के लिए चुप रहा। हुआंग क्यू की नजर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन वेई हाओ था। वेई हाओ ही वो कारण था जिसके कारण उसने अताविक साधना का मार्ग चुना, ताकि वो अपनी ताकत को तेज गति से बढ़ा सके और वेई हाओ को हरा सके। हालांकि मौजूदा भ्रामक परिस्थितियों में हुआंग क्यू का मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में प्रवेश करने से पहले वेई हाओ से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। वेई हाओ की आंखें चमक उठीं जब उसकी नजर वांग रूलिंग के शरीर पर पड़ी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हुआंग क्यू, आपके बगल में ये महिला बहुत आकर्षक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका नाम वांग रूलिंग है ना? अगर आप उसे मुझे उपहार में देते हैं तो मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। सौदा? वांग रूलिंग हिंसक रूप से कांप उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेई हाओ उससे प्यार करेगा, क्योंकि उसने सहज रूप से हुआंग क्यू की ओर देखा। किंग नू संप्रदाय में शामिल होने के बाद से वांग रूलिंग हमेशा हुआंग क्यू की शौकीन रही थी। हालांकि वो वेई हाओ की पृष्ठभूमि और प्रतिभा से काफी प्रभावित थी, लेकिन वो लोगों के सामने उपहार के रूप में व्यवहार नहीं करना चाहती थी। हुआंग क्यू की आंखें चमक उठीं
और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो वो तुम्हारी है। वांग रूलिंग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। तुम क्या? वेई हाओ के साथ तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। अगली बार तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हुआंग क्यू ने वांग रूलिंग की ओर ठंडी नजर से देखा। वांग रूलिंग को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और उसका चेहरा पीला पड़ गया हो। भीड़ के सामने खिलौना के रूप में उपहार में दिया जाना निश्चित रूप से किसी के लिए भी अपमान की बात थी। वांग रूलिंग ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी और वेई हाओ के पास गया। भाई वेई, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे। तुम चिंता मत करो, मेरे और हुआंग क्यू के बीच कुछ नहीं हुआ। मैं अभी भी कुंवारी हूं। वेई हाओ तुरंत खुश हो गया और उसने वांग रूलिंग को अपनी छाती से लगा लिया और उसे बेतहाशा छू लिया। एल्डर फेंग और अधेड़ उम्र की महिला ने यह देखकर भौहें सिकोड़ ली। हालांकि वे काफी गुस्से में थे, लेकिन वे क्या कर सकते थे? वेई हाओ के पास एक मजबूत मार्शल स्पिरिट, एक मजबूत मार्शल स्किल टैलेंट था, यहां तक कि उसकी पृष्ठभूमि भी डराने वाली थी। वे क्या कह सकते थे? वास्तव में अगर वो वेई हाओ का दिल जीतने में सक्षम होती तो इससे वांग रूलिंग को बहुत फायदा होता। ये देखकर झांग ताई के हावभाव बदल गए। स्थिति अजीब तरीके से विकसित हो रही थी। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के पिछले उद्घाटनों में यह हमेशा रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय था, जो उड़ती तलवार संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करता था। किंग नु संप्रदाय रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का पक्ष लेता था और अव्यवस्थित लपटे संप्रदाय अपने स्वयं के व्यवसाय में व्यस्त रहता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि किंग नु संप्रदाय, उड़ती तलवार संप्रदाय और अव्यवस्थित लपटे संप्रदाय एक गठबंधन बना रहे थे। झांग ताई ने अपने बगल में किन नान को देखा और यह देखकर उसके विचार शांत हो गए कि किन नान की अभिव्यक्ति पूरी प्रक्रिया के दौरान शांत रही थी। दूसरी ओर दुष्ट साधकों की भीड़ की आंखें, जो कुछ हुआ उसे देखकर घृणा से भर गई थी। इसके बावजूद वे वेई हाओ और हुआंग क्यू की पहचान के कारण कुछ नहीं कह सके। यहां तक कि किन नान, जिसका चेहरा शांत था, उसके मन में अवाक रह गया। परिस्थितियों के बावजूद वेई हाओ की मांग के बाद हुआंग क्यू द्वारा वांग रूलिंग को उपहार में देने का विचार काफी घृणित था। हालांकि चूंकि ये उनका अपना मामला था, इसलिए किन नान ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। अपने नए खिलौने के साथ कुछ पल खेलने के बाद वेई हाओ के गोलमटोल चेहरे पर संतुष्टि की झलक देखी जा सकती थी। उसने किन नान की ओर देखा और कहा, हुआंग क्यू, क्या ये लड़का अभी तुम्हें चुनौती दे रहा है? हुआंग क्यू ने हल्के फुल्के अंदाज में अपना सिर हिलाया। इस बीच शर्माते हुए चेहरे और मोहक लहजे में वांग रूलिंग ने कहा, भाई वेई, इसने ही मुझे धमकाया था। किन नान की बातें सुनकर भीड़ ने उसे दयनीय दृष्टि से देखा। कुछ समय पहले हुआंग क्यू को नाराज करने के बाद किन नान ने अब वेई हाओ को भी नाराज कर दिया था। यह अनुमान लगाना आसान था कि उसके साथ क्या होगा। वेई हाओ ने आंखें मूंद ली, किन नान को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए। उसने हाथ हिलाया और कहा, बड़े भाइयों और मेरे साथी भाइयों, रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का ये छोटा लड़का शरारती हो रहा है। इसे अपंग बनाओ और इसे सबक सिखाओ। अगर रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय उसे बचाने की कोशिश करता है तो चलो युद्ध शुरू करते हैं। अहंकारी, इतना अहंकार। बस एक छोटे से वाक्य में उसने सीधे किन नान को अपंग करने की मांग की। हुआंग क्यू और एल्डर फेंग की आंखों में बहुत खुशी देखी गई। अगर अव्यवस्थित लपटे संप्रदाय रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के खिलाफ युद्ध शुरू करता है तो वे इससे सबसे अधिक लाभान्वित होंगे। दूसरी ओर झांग ताई, हुआंग लोंग और बाकी लोगों के चेहरे पर एक अप्रिय भाव था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये वेई हाओ इतना निर्दयी होगा। बूढ़ा आदमी और वेई हाओ के पीछे खड़े 4 शिष्य हंसे और आगे बढ़ गए। उनके शरीर से एक ज्वलंत आभा निकल रही थी, जो अजेय ज्वालाओं की तरह जल रही थी। झांग ताई का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया
और उसने दृढ़ रुख के साथ कहा, अव्यवस्थित ज्वाला संप्रदाय, तुम सीमा पार करने की हिम्मत मत करो। यदि तुम मेरे शिष्यों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो तो मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। भीड़ दंग रह गई, यहां तक कि वेई हाओ भी दंग रह गया। वेई हाओ ने केवल किन नान को सबक सिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन इस झांग ताई ने किन नान की रक्षा करना चुना। भले ही इससे रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय और अव्यवस्थित ज्वाला संप्रदाय के बीच युद्ध छिड़ जाए। झांग ताई रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के एकमात्र शिष्य के बारे में इतना चिंतित क्यों है? किंग नू संप्रदाय की मध्यम आयु वर्ग की महिला अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने एक सलाह दी, बड़े झांग, आप वेई हाओ के गुस्से को जानते हैं। वो केवल आपके अपमानजनक शिष्य को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम एकमात्र शिष्य की खातिर अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के खिलाफ क्यों जाओगे? मेरी राय में तुम्हें इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। ये केवल उसके हाथ पैरों को नुकसान पहुंचा रहा है। दुष्ट साधकों की भीड़ ने भी सहमति में सिर हिलाया। झांग ताई के लिए एकमात्र शिष्य की खातिर अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय को अपमानित करना नासमझी थी। शब्दों को सुनने के बाद झांग ताई ने अपने दिल में एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि किंग नू संप्रदाय, उड़ती तलवार संप्रदाय और अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय ने किन नान को केवल एक तुच्छ प्रतिभा के रूप में देखा और उसका रवैया उदासीन था। झांग ताई ने अपना चेहरा सीधा किया और कहा, अगर रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के मेरे शिष्य को नुकसान पहुंचाया गया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वेई हाओ की आंखें चमक उठीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरी आज्ञा सुनो। इस बूढ़े आदमी के साथ अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। सबको मार डालो। अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्यों ने आदेश को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने झांग ताई के समूह की ओर एक शक्तिशाली जानलेवा इरादा व्यक्त किया। उसी समय एक चिल्लाहट सुनाई दी, व्यापारिक गठबंधन आ गया है, ये बकवास बंद करो। चिल्लाने के साथ ही काले वस्त्र पहने 4 बूढ़े व्यक्ति एक भयावह आभा के साथ प्रकट हुए। उनके पीछे चांदी के कवच में 8 योद्धा एक साथ कदम मिलाकर चलते हुए और जोरदार धमाकों के साथ आगे बढ़े। वे एक विशाल पालकी लेकर चल रहे थे और एक शानदार दृश्य बना रहे थे। 4 शीर्ष मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ आगे चल रहे थे और 8 मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ पालकी को उठा रहे थे। शीर्ष 4 संप्रदायों के बुजुर्ग भी इस तरह के प्रवेश को देखकर चौंक गए। जहां तक अव्यवस्थित ज्वाला संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्यों का सवाल है, जो लड़ाई के लिए तैयार थे, वे लोगों के इस भयावह समूह के प्रकट होते ही तुरंत स्तब्ध रह गए। कुछ देर के लिए पूरा स्थान शांत हो गया। फिर दुष्ट साधकों की भीड़ जोर जोर से बकबक करने लगी, हे भगवान, इस बार ट्रेडिंग अलायंस का समूह वास्तव में शानदार है। ट्रेडिंग अलायंस का प्रवेश तुरंत शीर्ष 4 संप्रदायों की आभा को मात दे गया। मुझे उनकी परवाह नहीं है। लानत है, मुझे इस आगामी शर्त में एक भाग्य जीतना चाहिए। ओह, दुष्ट साधकों के चेहरों पर उत्साह की झलक दिखाई दी। दूसरी ओर शीर्ष 4 संप्रदायों के शिष्यों के चेहरे पर उन शब्दों को सुनने के बाद उलझन भरी नजरें थी। ट्रेडिंग अलायंस, हमने इस गुट के बारे में पहले क्यों नहीं सुना? उस पल फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के एल्डर फेंग ने एक गहरी सांस ली और शिष्यों को समझाया, ट्रेडिंग अलायंस हमारे महाद्वीप के निचले जिले में एक शक्तिशाली गुट है। इसका विभाजन निचले जिले के हर देश में पाया जा सकता है, जिससे इसका प्रभाव अकल्पनीय है। यहां तक कि शीर्ष 3 पवित्र स्थान भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेडिंग अलायंस ने कभी भी मार्शल वर्ल्ड में व्यवसायों में हस्तक्षेप नहीं किया है। उनका ध्यान नीलामी और जुआ घरों आदि को संभालने पर है। ये कहने के बाद एल्डर फेंग ने अपनी मुट्ठियां इकट्ठी की और कहा, क्या मैं पालकी में बैठे ट्रेडिंग अलायंस के सम्मानित व्यक्ति का नाम जान सकता हूं? झांग ताई, मध्यम आयु वर्ग की महिला और अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के बुजुर्ग ने भी अपनी मुट्ठियां इकट्ठी की।
उनके सामने जो शब्द और दृश्य थे, उन्हें देखकर हर शिष्य के चेहरे पर हैरानी हुई, जिसमें किन नान भी शामिल थे। वे केवल लुओहे साम्राज्य में शीर्ष 4 संप्रदायों की उपस्थिति के बारे में जानते थे। उन्होंने इस रहस्यमय ट्रेडिंग अलायंस के बारे में कभी नहीं सुना था, जो केवल व्यापार के प्रबंधन पर केंद्रित था। इसके बावजूद किन्नान अभी भी उलझन में था। ट्रेडिंग अलायंस के यहां होने का क्या कारण है? ये दुष्ट साधक इतने उत्साहित क्यों हैं? ट्रेडिंग अलायंस ने अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय को हमला करने से क्यों रोका? झांगताई, जो किन्नान के विचारों को जानता था, तुरंत बोला, हर 2 साल में जब मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप खुला होता है, तो ट्रेडिंग अलायंस लोगों के एक समूह को यहां एक भव्य शर्त लगाने के लिए भेजता है। ये भव्य शर्त ये अनुमान लगाने के लिए है कि शीर्ष 4 संप्रदायों के शिष्यों में से कौन मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप में विजेता होगा। परिणाम स्वरूप हर बार जब मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप खुला होता है, तो कई दुष्ट साधक यहां इकट्ठा होते हैं। किन्नान और बाकी लोग तुरंत समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि दुष्ट साधक यहां इकट्ठा होते हैं। भले ही वे मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप में भाग नहीं ले सकते, वे यहां भव्य शर्त के लिए हैं। वेई हाओ आखिरकार अपने गोलमटोल चेहरे पर एक गंभीर भाव लिए आगे बढ़े। उन्होंने कहा, मेरा नाम वेई हाओ है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ट्रेडिंग अलायंस कभी भी मार्शल वर्ल्ड के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वे तटस्थ रहते हैं। आप मुझे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट पर हमला करने से क्यों रोक रहे हैं? इन शब्दों ने उस जगह के माहौल को तुरंत तीव्र बना दिया। पालकी से एक सुखद सी स्त्री की आवाज सुनाई दी, कृपया इसे गलत तरीके से न ले। वेई हाओ, ट्रेडिंग अलायंस अपनी स्थापना के बाद से ही तटस्थ रहा है। हालांकि इससे पहले कि आप मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के साथ युद्ध शुरू करें, मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ जानकारी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे प्रति सम्मान के संकेत के रूप में इसे ध्यान से सुनने के लिए तैयार है। भीड़ चौंक गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पालकी में बैठी महिला होगी। शीर्ष 4 संप्रदायों के 4 बुजुर्ग उसकी पहचान का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यह सुनकर वेई हाओ ने हंसते हुए कहा, कृपया बताएं। मैं काफी उत्सुक हूं कि ट्रेडिंग अलायंस के पास मेरे लिए किस तरह की जानकारी है। अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के युवा गुरु और एक सुपर जीनियस होने के बावजूद वेई हाओ को ट्रेडिंग अलायंस का सामना करते समय अपने शब्दों पर ध्यान देना पड़ा। ट्रेडिंग अलायंस के प्रति कुछ सम्मान दिखाना अनिवार्य था। फिर से मधुर आवाज सुनाई दी, लड़ाई का मुख्य कारण किन्नान नामक मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एक शिष्य से निपटना है। उसके बारे में कुछ कहानियां हैं, जिनके बारे में मुझे डर है कि आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे। कहानियां? हुआंग क्यों हंसा। वो सिर्फ एक बाहरी शिष्य है, भले ही वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन उसकी कहानी कितनी महत्वपूर्ण होगी। वेई हाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसका चेहरा अप्रिय हो गया। क्या वो वास्तव में सोचती है कि मैं रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के एकमात्र शिष्य को नाराज नहीं कर सकता? ये सुनकर किन्नान भी भौंचक्के रह गए। आवाज ने हुआंग क्यू की व्यंग्यात्मक टिप्पणी को नजरअंदाज किया और आगे कहा, किन्नान 3 साल पहले मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय में शामिल हुए थे। उससे पहले उनकी ताकत 5वीं परत की बॉडी टेम्परिंग रियलम और हथियार के साथ ग्रेटर सक्सेस स्टेज ऑफ 1 थी, जिसमें 8वीं श्रेणी की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी। संप्रदाय में पहुंचने के बाद उन्होंने आंतरिक शिष्य मोली और 9वीं श्रेणी की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट लिंग जिक्सियाओं के साथ एक सुपर जीनियस को नाराज किया। फिर उन्होंने मार्शल स्किल टैलेंट की लड़ाई में लिंग जिक्सियाओं को मात दी। ये सुनने के बाद कई दुष्ट साधकों ने किन्नान की ओर सम्मान के भाव से देखा। एक 9वीं श्रेणी की हुआंग रैंक की जीनियस को मात देने में सक्षम होना, जबकि उसके पास केवल 8वीं श्रेणी की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी। इसका मतलब है कि किन्नान की मार्शल स्किल टैलेंट निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। केवल हुआंग क्यू ने उदासीन स्वर में कहा, यह मार्शल स्किल टैलेंट लड़ाई में 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट सुपर जीनियस को जीतना है। स्त्री स्वर जारी रहा। आधे महीने बाद मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय में बहुमुखी प्रतिभा का परीक्षण हुआ।
किन नान ने छठी परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे की साधना में भाग लिया। फिर उसने मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में 1000 कदम हासिल किए, जिससे मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय में इतिहास बन गया। वो लिंग जिक्सियाओं को हराने में कामयाब रहा, जिससे वो बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में पहले स्थान पर आ गया। उस समय किन नान आर्केन दायरे के मामूली सफलता चरण के साथ 8वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे में था। इन शब्दों ने भीड़ में विस्फोट कर दिया। विशेष रूप से शीर्ष 4 संप्रदायों के शिष्यों ने अब किन नान को चौंकते हुए देखा। एक 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट ने 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट जीनियस को हराया। आधे महीने में उसकी साधना 3 परतों में बढ़ गई। आधे महीने में उसका मार्शल कौशल रहस्यमय क्षेत्र के मामूली सफलता चरण तक पहुंच गया। हुआंग क्यू, जिसने अभी अभी किन नान का मजाक उड़ाया था, उस पल उसके चेहरे पर एक भावहीन भाव के साथ अवाक रह गया। आवाज के मालिक ने भीड़ की प्रतिक्रिया को नोटिस नहीं किया। उसने आगे कहा, आधे महीने पहले बाहरी डोमेन ट्रायल हुआ था। किन नान ने अपनी अताविक साधना के साथ 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट सुपर जीनियस को एक तीव्र तरीके से हराया और ट्रायल में प्रथम स्थान पर आया। इसके अलावा बाहरी शिष्य के पहले बुजुर्ग और अनुशासन हॉल के उपनेता द्वारा चुने जाने के बाद रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के 4 हॉल लीडर उसे बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर पहुंचे, जिससे पूरी स्थिति बदल गई। अंत में बाहरी शिष्य के पहले बुजुर्ग और अनुशासन हॉल के उपनेता को 100 साल की कैद हुई। 10 से ज्यादा अनुशासन के बुजुर्ग और आंतरिक शिष्य मोली को भी कैद कर लिया गया, जिससे पूरा संप्रदाय पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। आवाज कुछ देर के लिए झिझकी और फिर बोली। ट्रेडिंग अलायंस की जांच और विश्लेषण के अनुसार यह पता चला कि किन नान महान बुजुर्ग का शिष्य बन गया था जब वो पहली बार मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय में शामिल हुआ था और उसे स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज मिला था। फिर आवाज ने आखिरी वार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, 10 दिन पहले एक मार्शल पूर्वज विशेषज्ञ को किन नान के साथ घूमते देखा गया था। हमारी जांच के अनुसार ये मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञ बेहद रहस्यमय है, क्योंकि उसकी पहचान अज्ञात है, लेकिन अब वो मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय की माननीय बुजुर्ग है। हमारी व्याख्या ये है कि ये मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञ संभवतः किन नान का दूसरा गुरु है। आवाज के मालिक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जानकारी कितनी चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसने वेई हाओ से नरम लहजे में पूछा, वेई हाओ, क्या तुम ये सुनने के बाद भी किन्नान से लड़ना चाहते हो? उस समय दुष्ट साधकों, उड़ती तलवार संप्रदाय, अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय और किंगनू संप्रदाय के लोगों सहित सभी लोग अचंभित थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि इतने साधारण दिखने वाले किन नान के पास ये चौंकाने वाली उपलब्धियां होंगी। अन्य 3 संप्रदायों की राय में किन नान का एक मजबूत सुपर जीनियस प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम होना उल्लेखनीय नहीं था। यह संभव था कि किन नान के भाग्यशाली मुकाबलों ने उसे तेजी से सुधार करने और 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले सुपर जीनियस की ताकत को पार करने की अनुमति दी। हालांकि किन नान की पहचान सबसे भयानक थी। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के महान बुजुर्ग का शिष्य और एक मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञ का शिष्य, कौन संभवतः उससे मेल खा सकता है? अन्य संप्रदायों के बुजुर्गों को स्थिति की बेहतर समझ थी। केवल 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ किन नान महान एल्डर के शिष्य और मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञ कैसे बन सकते हैं? यहां तक कि 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले सुपर जीनियस भी ऐसा करने के योग्य नहीं थे। केवल एक ही व्याख्या है कि नान के पास एक अज्ञात दुर्जेय पृष्ठभूमि है। उस पल आखिरकार सभी को समझ में आ गया कि किन नान ने हुआंग क्यू को चुनौती देने और वांग रूलिंग को डांटने की हिम्मत क्यों की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास ऐसा करने का आत्मविश्वास था। एल्डर झांग ताई ने किन नान की हर कीमत पर रक्षा करने का फैसला क्यों किया, जबकि वो अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय से युद्ध के खतरे का सामना कर रहा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि किन नान की पृष्ठभूमि बहुत उत्कृष्ट थी।
यहां तक कि वेई हाओ भी दंग रह गए। उन्होंने शुरू में मान लिया था कि किन्नान एकमात्र शिष्य है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन्नान की पृष्ठभूमि इतनी भयानक होगी। भले ही वेई हाओ 10वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट और अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय का युवा गुरु था, अगर वो आज किन्नान को मार देता तो उसे रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के महान बुजुर्ग और मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञ के क्रोध का सामना करना पड़ता। ये पूरे अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के लिए एक आपदा ला सकता था। ये वेई हाओ के हमेशा की तरह तिरस्कारपूर्ण रवैये के बावजूद वो पालकी में बैठी महिला द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए शब्द नहीं खोज पाया। केवल वेई हाओ ही नहीं, हुआंग क्यू और वांग रूलिंग दोनों भी चौंक गए। उनके मन में भी वेई हाओ जैसा ही विचार था। उन्हें लगता था कि किन्नान एक तुच्छ शिष्य है जो अगर मारा भी जाए तो कोई परेशानी नहीं करेगा। हालांकि मौजूदा स्थिति में ऐसा लग रहा था कि पृष्ठभूमि के मामले में वे किन्नान से पूरी तरह से पिछड़ गए थे। हुआंग क्यू को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उसे याद आया कि उसने उस समय किन्नान को कैसे उकसाया था। वांग रूलिंग का चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसे याद आया कि कैसे उसने शरद ऋतु पर्वत पर किन्नान को लगातार धमकाया था और सहज रूप से वेई हाओ की बाह को कसकर पकड़ लिया था, जैसे कि वो उसका जीवन रक्षक तिनका हो। विकारग्रस्त लपटों के संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में वेई हाओ की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने हंसते हुए किन्नान से कहा, भाई किन्नान, मुझे बहुत खेद है। मैं उस समय पूरी तरह से अंधा था और मैंने आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में नहीं माना। कृपया मेरे गलत कामों को माफ करें। मैं मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के बाद अपनी माफी के तौर पर आपके लिए एक दावत का आयोजन करूंगा। वेई हाओ को समझौता करते देख किन्नान की अभिव्यक्ति शांत रही। उसने अपनी मुट्ठियां एक साथ रखीं और कहा, चिंता मत करो, यह बस एक छोटी सी बात थी। ठीक है, बस एक छोटी सी बात है, बस एक छोटी सी बात है। वेई हाओ ने तुरंत उसका पीछा किया और कृतज्ञता के भाव से पालकी की ओर देखा। हालांकि वेई हाओ की पहचान के साथ किन्नान से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। किन्नान की हत्या परेशानी का सबब बन सकती थी, इसलिए वो आभारी था कि ट्रेडिंग अलायंस ने उसके साथ ये जानकारी साझा की। इस बीच किसी को नहीं पता था कि किन्नान के दिल में सतर्कता और हत्या की मंशा बढ़ रही थी। किन्नान को हमेशा से ही ऐसे लोगों से नफरत थी जो उसकी पृष्ठभूमि की जांच करते थे। ट्रेडिंग अलायंस ने उसकी पूरी तरह से जांच की थी और उसकी जानकारी को जनता के सामने जारी किया था। मार्शल वर्ल्ड में महत्वपूर्ण क्षणों में अपनी हर तुरुप का पत्ता यथासंभव छिपाना जरूरी था, ताकि उसकी अधिकतम क्षमता सुनिश्चित हो सके। उसी समय जो हुआ, उसने किन्नान को सचेत किया और साथ ही इस ट्रेडिंग अलायंस के प्रति उसके मन में द्वेष पैदा कर दिया। पालकी में बैठी महिला की आवाज फिर से बोली, जैसे कि उसके मालिक को किन्नान के विचारों का पता था। मेरे दोस्त किन्नान, मुझे आपकी जानकारी को बिना आपकी स्वीकृति के सार्वजनिक करने के लिए खेद है, ताकि मैं एक महाकाव्य युद्ध को होने से रोक सकूं। यहां एक स्वर्णिम पवित्र बिल्ला है। मुझे आशा है कि आप इसे लेने के लिए तैयार हैं। इन शब्दों के कारण भीड़ भड़क उठी। क्या? स्वर्णिम पवित्र बिल्ला? क्या बकवास है? यह स्वर्णिम पवित्र बिल्ला है। ऐसा कहा जाता है कि बिल्ला रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ट्रेडिंग अलायंस द्वारा आयोजित नीलामी में वीआईपी माना जाएगा और सभी लागतों पर 30% की छूट दी जाएगी। अरे, अफवाहों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पूरे लुओहे साम्राज्य में 10 से भी कम लोगों के पास स्वर्णिम पवित्र बिल्ला है। स्वर्णिम पवित्र बिल्ला ये किसी की पहचान का प्रतीक है। यहां तक कि वेई हाओ और शीर्ष 4 संप्रदायों के बुजुर्गों ने भी ये सुनकर ईर्ष्या से भरा चेहरा बना लिया। उन्हें भी अपनी पहचान के साथ स्वर्ण पवित्र बैज नहीं मिला था। उसी समय झांग ताई ने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा, किन्नान, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें स्वर्ण पवित्र बैज प्राप्त करने का मौका मिला।
उसके शब्द पूरे होने से पहले किन्नान ने तीखी आवाज में कहा, मुझे माफ करें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इन चंद शब्दों ने पूरे माहौल को खामोश कर दिया। हर कोई अविश्वास में आंखें फाड़े देख रहा था। क्या किन्नान ने स्वर्ण पवित्र बैज को अस्वीकार कर दिया? इस बीच पालकी में बैठी सफेद शर्ट वाली महिला आश्चर्य से भर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका स्वर्ण पवित्र बैज पहली बार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ये तो छोड़िए कि इसे एक जियांटियन दायरे के साधक ने अस्वीकार कर दिया था। एक बूढ़ी महिला सफेद शर्ट वाली महिला के पास बैठी थी और उसकी आंखें जानलेवा इरादे से चमक रही थी। संत, ये किन्नान अपमानजनक है। वो अपनी पहचान के आधार पर आपकी दयालुता को अस्वीकार करने का साहस करता है। मैं जाकर उसे अपंग बना दूंगी और उसे आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करने के परिणाम सिखाऊंगी। बुढ़िया महिला मार्शल पूर्वज क्षेत्र की विशेषज्ञ लग रही थी। सफेद शर्ट वाली महिला चौंक गई। उसने हंसते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में ये किन्नान काफी दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि मेरी जानकारी काफी सटीक है। अगर वो दुखी है तो वो किसी का भी सामना करने के बावजूद पीछे नहीं हटेगा। उसने लिंग जिक्सियाओ, नांगोंग चेंग और पहले बुजुर्ग का सामना करते समय भी यही किया। उसका व्यक्तित्व है। बुढ़िया महिला दंग रह गई और उसने संदेह भरे स्वर में पूछा, संत, क्या यह बच्चा वाकई इतना उत्कृष्ट है? क्या आप? ये कहने पर बुढ़िया ने अपनी बात जारी रखने की हिम्मत नहीं की। सफेद शर्ट वाली महिला ने शर्माते हुए कहा, यह कैसे संभव है? इसके बाद उसने एक आह भरी और कहा, हालांकि मैं उसकी प्रशंसा करती हूं, लेकिन उसका मार्शल स्पिरिट ग्रेड बहुत कमजोर है। 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट बहुत भाग्यशाली मुठभेड़ों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा मार्शल पूर्वज क्षेत्र तक ही पहुंच सकता है। यही बात 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ भी लागू होती है। ये मार्शल वर्ल्ड की सच्चाई है। चाहे किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति और आचरण कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, सब कुछ प्रतिभा पर निर्भर करता है। ये कहने के बाद सफेद शर्ट वाली महिला की आंखें बिना किसी भाव के शांत हो गई। भीड़ ने एक दूसरे की तरफ देखा। वेई हाओ एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद सबसे पहले हंसने लगा। भाई किन्नान वास्तव में पवित्र स्वर्ण बैज द्वारा दिए गए लाभों के प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम है। मुझे नहीं लगता कि मैं वह कर सकता हूं जो आपने किया। मैं वास्तव में प्रभावित हूं। किन्नान ने एक भी शब्द कहे बिना उसे एक शांत नजर से देखा। वेई हाओ को अनदेखा किए जाने के बाद अप्रिय महसूस हुआ, लेकिन किन्नान की पहचान के कारण उसने कुछ भी कहने के बजाय अपने बगल में वांग रूलिंग के साथ छेड़खानी की। यह देखकर हुआंग क्यू ने राहत की सांस ली। अगर किन्नान वेई हाओ के साथ मिलकर उसे परेशान करता तो निश्चित रूप से उसके पास कोई मौका नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा चिंतित था। इस बीच भीड़ का माहौल जीवंत हो गया, क्योंकि दुष्ट साधक और शीर्ष 4 संप्रदायों के शिष्य दूर से शरद ऋतु के सितारे महासागर को देखते हुए आपस में बातचीत करने लगे। उसी समय ऑटम स्टार ओशन पर एक बहुत बड़ी लहर मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन को ऑटम माउंटेन के करीब लाती रही। एक धूप बत्ती जलने के बाद एक दुष्ट साधक ने कहा, मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन आ गया है। ये शब्द एक जादू की तरह लगे, जिसने तुरंत भीड़ का ध्यान ऑटम स्टार ओशन की ओर आकर्षित कर दिया। ऑटम स्टार ओशन से निकलने वाली 100 मीटर ऊंची लहर भीड़ के सामने एक अजीब तरीके से रुक गई। ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ा पर्दा खुल गया हो। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन को इतनी करीब से देखकर किन्नान का दिल तेजी से धड़कने लगा। 5 मंजिल ऊंचा मंडप पहाड़ की तरह लहर पर रुक गया। पूरा मंडप सुनहरी रोशनी की अनगिनत किरणें उत्सर्जित कर रहा था। एक रहस्यमयी शक्ति उसके भीतर से आई और पूरे मंडप को घेर लिया, जिससे उसे एक शानदार एहसास हुआ। यह मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन है, जो लोहे साम्राज्य के निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है। जब भीड़ मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन को देख रही थी, तो अचानक पूरी इमारत हिंसक रूप से कांप उठी और हवा में प्रकाश की 5 किरणें निकली।
उन्होंने एक रंगीन पुल बनाया जो उस पहाड़ पर उतरा जहां भीड़ थी। झांग ताई ने उसी क्षण चिल्लाया, इस बैज को पकड़ो और मंडप में प्रवेश करने के लिए पुल पर जल्दी से चलो। ये कहने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और किन नान के समूह के हाथों में 5 प्राचीन बैज फेंक दिए। किन नान ने बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से रंगीन पुल पर आगे बढ़ा। अन्य 3 संप्रदायों ने भी प्रतिक्रिया करने में तेजी दिखाई। उनके शिष्यों ने प्राचीन बैज प्राप्त किए और मंडप में प्रवेश करने के लिए रंगीन पुल पर आगे बढ़े। जब शीर्ष 4 संप्रदायों के प्रत्येक शिष्य मंडप में प्रवेश करते थे तो ये जोरदार तरीके से कंपन करता था। इस प्रकार मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन से निकलने वाली सुनहरी किरणें और रहस्यमयी शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई, मानो वो निष्क्रिय हो गई हो। झांग ताई और तीनों बुजुर्गों ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर ट्रेडिंग अलायंस की ओर देखा। न केवल वे बल्कि पूरी भीड़ का ध्यान ट्रेडिंग अलायंस की पालकी पर केंद्रित था। रहस्यमयी सफेद शर्ट वाली महिला ने एक कोमल और मधुर आवाज में कहा, जो किसी की आत्मा को शुद्ध करने में सक्षम थी। जैसा कि सभी जानते हैं, ट्रेडिंग अलायंस के पास खजाने का एक टुकड़ा है जिसे मार्शल मिरर के रूप में जाना जाता है। इस दर्पण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में क्या हो रहा है। इसलिए ट्रेडिंग अलायंस एक शर्त लगाने में सक्षम है। अब मैं आपको शीर्ष 4 संप्रदायों के प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति की संबंधित जानकारी बताऊंगा। जब आप बेहतर समझ लेंगे तो मार्शल मिरर सक्रिय हो जाएगा। भीड़ ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उनके चेहरों पर उत्साह का एक संकेत दिखाई दिया। ये दुष्ट साधक केवल ट्रेडिंग अलायंस द्वारा आयोजित इस शर्त में भाग लेने के लिए यहां आए थे। सफेद शर्ट वाली महिला ने कहा, रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय, दाहू, 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट, आधे जियांटियन दायरे की साधना। ये आदमी अपने कार्यों में क्रूर है और रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में बहुत से शिष्यों को धमकाता था। किन नान ने उसे सबक सिखाने के बाद उसके कृत्य समाप्त हो गए। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय से जुयू, मोजिशान, हुआंगलोंग, किन नान। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय से मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप के परीक्षण में भाग लेने वाले 5 शिष्यों में से प्रत्येक के बारे में जानकारी सामने आई। सफेद शर्ट वाली महिला ने आगे कहा, किंग नू संप्रदाय, वांग रुओलिंग, 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट, आधा जियांटियन क्षेत्र साधना। चेंग जुएर, 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट, आधा जियांटियन क्षेत्र साधना। अव्यवस्थित लपटे संप्रदाय, वेई हाओ, 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट, आधा जियांटियन क्षेत्र साधना। उड़ती तलवार संप्रदाय, झांग तियान तियान, 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट, आधा जियांटियन क्षेत्र। तलवार कला में एक महान प्रतिभा है और एक तरह की छिपी हुई तलवार तकनीक में महारत हासिल है। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय से हुआंग क्यू, 10वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट, एटाविस्टिक कल्टीवेटर, दूसरे स्तर के जियांटियन दायरे की ताकत के साथ। तलवार कला में बेहद प्रतिभाशाली और एक फ्लाइंग स्वॉर्ड का मालिक है जिसे हाउटियन हथियार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुल मिलाकर उसे तीसरे स्तर के जियांटियन दायरे के कल्टीवेटर को हराने में कोई समस्या नहीं है और वो चौथे स्तर के जियांटियन दायरे के कल्टीवेटर के खिलाफ जा सकता है। सफेद शर्ट वाली महिला के शब्दों ने शीर्ष 4 संप्रदायों के 20 शिष्यों के बारे में एक एक करके सारी जानकारी प्रकट की। दुष्ट कल्टीवेटर की आंखें चमक उठीं क्योंकि उनके दिमाग ने ये गणना करना शुरू कर दिया कि इन 20 प्रतिभाशाली लोगों में से किसके जीतने की सबसे अधिक संभावना है। दिए गए डेटा से यह निर्धारित करना इतना आसान नहीं था क्योंकि प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास कम से कम 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था और एक दूसरे के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं था। इस ट्रायल ऑफ मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में सभी के जीतने का मौका था। सफेद शर्ट वाली महिला कुछ देर के लिए रुकी और फिर बोली, ट्रेडिंग अलायंस ने पहले राउंड के लिए दाव खोल दिया है। दरें इस प्रकार है। उसके शब्दों का पालन करते हुए पालकी के सामने खड़े 4 बुजुर्गों ने चिल्लाकर कहा,
उन्होंने किसी तरह की छिपी हुई शक्तिशाली तकनीक का प्रदर्शन किया, जिसने भीड़ के सामने एक तैरती हुई स्क्रीन बनाई। स्क्रीन पर सूचनाओं की लाइनें दिखाई दे रही थी। पहले राउंड की बाजी। वेई हाओ पहले आ रहा है, ऑड्स 1 से 1। हुआंग क्यू पहले आ रहा है, ऑड्स 1 से 1। वांग रोलिंग पहले आ रहा है, ऑड्स 1 से 1। किन नान पहले आ रहा है, ऑड्स 1 से 10। ओह ओह। प्रत्येक जीनियस के लिए संबंधित ऑड्स उसके नाम के बाद सूचीबद्ध किए गए थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई वेई हाओ पर 10,000 जियांटिन गोलियां दांव पर लगाता है और यदि वेई हाओ पहले स्थान पर आती है, तो वो व्यक्ति बदले में 10,000 जियांटिन गोलियां जीतेगा। स्क्रीन देखने के बाद भीड़ अविश्वसनीय रूप से जीवंत हो गई। मैं निश्चित रूप से वेई हाओ के पहले स्थान पर आने पर दाव लगा रहा हूं। वेई हाओ निश्चित रूप से पहले स्थान पर आएगा। टीएसके, हुआंग क्यू के पहले स्थान पर आने की अधिक संभावना है। क्या आपने नहीं सुना? हुआंग क्यू के पास चौथी परत के जियांटिन दायरे के बराबर ताकत है। बकवास। मैं वांग रूलिंग का समर्थन कर रहा हूं। वो बहुत सुंदर है। वो निश्चित रूप से पहले स्थान पर आएगी। ओह। पहले दौर में वेई हाओ, हुआंग क्यू और वांग रूलिंग शीर्ष 4 संप्रदायों से सबसे हॉट पिक थे। मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के लिए सबसे ज्यादा पिक हुआंग लॉन्ग था। यह पिछले परिणाम से अलग था। हालांकि किन नान की पृष्ठभूमि भीड़ को चौंका देने में सक्षम थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किन नान के पास केवल 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था, तो उन्होंने तुरंत उसे छोड़ दिया। किन नान की दुर्जय पृष्ठभूमि के बावजूद उसकी मार्शल स्पिरिट केवल 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाली थी। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में किसी की ताकत और प्रतिभा उसकी पृष्ठभूमि से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ऐसा कहा जा रहा है, कई दुष्ट साधकों ने अभी भी किन नान पर कुछ गोलियां दांव पर लगाई, जब उन्हें पता चला कि वो एक अतार्किक साधक था जिसकी ताकत तीसरी परत के जियांटिन दायरे के बराबर थी। किन नान की संभावना 1 से 10 थी। अगर वो जीत जाता तो उन्हें बहुत कुछ मिलता। इस बीच जब भीड़ अपनी बकबक में डूबी हुई थी, तो सफेद शर्ट वाली महिला ने एक बार फिर कहा, मार्शल मिरर को अभी सक्रिय करें। सफेद शर्ट वाली महिला की बात मानकर काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने तुरंत अपने स्टोरेज बैग से एक आईना निकाला। आईने का आकार हथेली के बराबर था और उस पर प्राचीन रहस्यमयी रून खुदे हुए थे। अगर कोई ध्यान से देखे तो उस पर मार्शल शब्द खुदा हुआ मिलेगा, लेकिन उसे देखना बेहद मुश्किल था। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपनी उंगली हिलाई। मार्शल मिरर में एक रहस्यमयी बल किरण फेंकी, जिससे उसकी सतह चमक उठी। फिर आईने ने एक विशाल प्रकाश स्क्रीन को फायर किया जो भीड़ के सामने तैर रही थी। स्क्रीन पर वेई हाओ, हुआंग क्यू, वांग रूलिंग, किन नान और शीर्ष 4 संप्रदायों के बाकी प्रतिभाशाली लोग एक प्राचीन दिखने वाले खंडहर चौक पर एकत्र हुए। एक खंडहर हॉल के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। भीड़ दंग रह गई। ये चौक किस बारे में है? पहले दौर का उद्देश्य वास्तव में क्या है? जब भीड़ अपने संदेह में डूबी हुई थी, तो एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी खंडहर हॉल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। वो कमजोर और दुबला लग रहा था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे अपने बारे में एक उबाऊ एहसास हो रहा था। किन नान और अन्य लोगों ने एक ही समय में बूढ़े आदमी की ओर देखा। बूढ़े आदमी ने वासना से वांग रूलिंग और अन्य महिला साधकों को देखा। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के पहले दौर का परीक्षक हूं। परीक्षण से पहले मैं आप सभी को एक चीज से परिचित कराता हूं। संभावित पत्थर। मार्शल मिरर की मदद से बूढ़े आदमी की आवाज मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के बाहर भीड़ को साफ सुनाई दे रही थी। बूढ़े आदमी ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और एक बड़ा पत्थर दिखाया। पत्थर बिल्कुल काला और साधारण सा दिख रहा था। इसकी शक्ल सूरत में कुछ खास नहीं था। बूढ़े आदमी की आंखें फड़क उठीं और उसका स्वर उत्साहित हो गया।
अब आप सभी ने इसे देख लिया है। ये संभावित पत्थर है। संभावित पत्थर पर हाथ रखने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका भविष्य कितना मजबूत है। उदाहरण के लिए, यदि पत्थर सम्राट प्रकाश उत्सर्जित करता है तो आपकी भविष्य की उपलब्धि मार्शल सम्राट होगी। यदि ये पूर्वज प्रकाश उत्सर्जित करता है तो आपकी भविष्य की उपलब्धि मार्शल पूर्वज होगी। उसके शब्दों ने किन्नान और अन्य प्रतिभाओं को चकित कर दिया। भीड़ की आंखें चौड़ी हो गई और उनके जबड़े खुले रह गए, यहां तक कि उनकी सांसें भी रुक गई। ये साधारण दिखने वाला काला पत्थर किसी की भविष्य की उपलब्धि की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। मार्शल वर्ल्ड में 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले एक सुपर जीनियस भी भविष्य में अपनी अधिकतम सीमा निर्धारित करने में असमर्थ थे। हर किसी को खतरों, भाग्य या यहां तक कि मृत्यु या आसमान छूते लाभों का सामना करना पड़ता था। कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं था। हालांकि उनके सामने ये संभावित पत्थर ऐसा करने में सक्षम था। बूढ़े व्यक्ति ने 20 शिष्यों के चेहरों पर भाव देखकर संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, अब मैं नियम समझाता हूं। मार्शल लाइट वाले लोग राउंड पास कर लेंगे। राउंड पास करके आपको मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन से लाभ मिलेगा। इसके अलावा राउंड के शीर्ष 10 दूसरे राउंड में आगे बढ़ेंगे। बाकी भले ही वे इस राउंड को पास कर लें, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बेशक जो पहले आएगा उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। बूढ़ा आदमी थोड़ा हिचकिचाया और फिर एक भयानक मुस्कान बिखेरी और सीधे महिला शिष्यों को घूरने लगा। उसने कहा, शुरू करने से पहले मुझे कहना है, आप महिला साधकों के लिए, यदि आप मुझे छूने और चूमने की अनुमति देती हैं तो आपका पुरस्कार दोगुना हो जाएगा। बेशक पुरुषों को यह विशेषाधिकार नहीं है। किन्नान और बाकी लोग उसके शब्दों से अचंभित थे। वांग रूलिंग और अन्य महिला शिष्यों के चेहरे लाल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने अपना गुस्सा प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। मार्शल मिरर के माध्यम से देखने वाली भीड़ दंग रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के पहले दौर के परीक्षक एक विकृत व्यक्ति होंगे। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के एक शिष्य ने गुस्से में कहा, यह किस तरह का परीक्षण है? यह निष्पक्ष नहीं है। है निष्पक्ष नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि यह परीक्षण निष्पक्ष होगा। बूढ़े व्यक्ति को आरोप लगने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई। वो अपनी गांड हिलाते हुए तुरंत हंस पड़ा। तो क्या हुआ अगर मैं निष्पक्ष नहीं हूं? अगर तुम दुखी हो तो मुझे काटो। आओ मुझे काटो। अगर तुम नहीं काटो तो तुम एक गधे हो। तुम। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय का शिष्य दंग रह गया। किन्नान और बाकी लोग भी अवाक रह गए। कौन जान सकता था कि यह बूढ़ा आदमी इतना बेशर्म होगा? शिष्य को पराजित देखकर बूढ़े व्यक्ति ने खुशी से अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, अब छोटे बेवकूफों, चलो परीक्षण शुरू करते हैं। इसके बाद चौक पर मौजूद 20 प्रतिभाशाली लोगों ने अपने चेहरे सीधे किए और खुद को परीक्षण के लिए तैयार किया। आखिरकार उनके सामने मौजूद ये संभावित पत्थर किसी की भविष्य की उपलब्धि निर्धारित करने में सक्षम था। किन्नान सहित मौजूद 20 प्रतिभाशाली लोग अपनी भविष्य की उपलब्धि जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। इस बीच मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के बाहर ऑटम माउंटेन की चोटी पर पालकी में बैठी सफेद शर्ट वाली महिला ने हंसते हुए कहा, जैसा कि सभी ने अभी देखा, मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन का पहला राउंड संभावित पत्थर का ट्रायल है। एक बहुत ही दिलचस्प ट्रायल। अब ट्रायल होने से पहले जिन्होंने अभी तक दाव नहीं लगाया है, कृपया अभी लगा लें। ट्रायल शुरू होने के बाद कोई भी दाव बेअसर होगा। सफेद शर्ट वाली महिला की बातें सुनकर भीड़ में हड़कंप मच गया। मैंने वेई हाउ पर दाव लगाकर सही फैसला किया। वेई हाउ एक सुपर जीनियस है और संप्रदाय के नेता का बेटा है। उसकी भविष्य की उपलब्धि निश्चित रूप से सबसे मजबूत है। वो निश्चित रूप से मार्शल पूर्वज विशेषज्ञ बन जाएगा। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं इस राउंड के लिए वेई हाउ पर भी दाव लगा रहा हूं।
हे, कितना कायर है। मैं हुआंग क्यू पर दाव लगाऊंगा। उसका व्यक्तित्व मेरे स्वाद के अनुकूल है। टस्क, हुआंग क्यू के पास मौका कैसे हो सकता है? मैं वेई हाउ पर दाव लगाऊंगा। ओह, वे दुष्ट साधक जिन्होंने अभी तक दाव नहीं लगाया था। वे वेई हाउ और हुआंग क्यू के संबंधित स्टालों के चारों ओर भीड़ लगाकर तुरंत उन पर दाव लगाने लगे। सच तो यह था कि 20 शिष्यों में से केवल वेई हाउ और हुआंग क्यू ही सुपर जीनियस थे और 10वीं कक्षा के हुआंग को मार्शल स्पिरिट का दर्जा दिया गया था। उनकी भविष्य की उपलब्धियां सबसे अधिक उत्कृष्ट होने की संभावना थी। पहले दौर का विजेता संभवतः दोनों में से एक था। जो लोग पहले से ही अपने दाव लगा चुके थे, उन्हें अपने विकल्पों पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि परीक्षण का पहला दौर संभावित पत्थर से संबंधित होगा। उसी पल फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर फेंग ने हंसते हुए कहा, हुआंग क्यू पर 5000 मार्शल सम्राट गोलियां। 5000 मार्शल सम्राट गोलियां? अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के एल्डर ने हंसते हुए कहा, भाई फेंग, तुम बहुत साहसी हो। अगर ऐसा है तो मैं वेई हाउ पर 5000 मार्शल सम्राट गोलियां दाव पर लगाऊंगा। किंग नू संप्रदाय की मध्यम आयु वर्ग की महिला ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम दोनों खेलना चाहते हो तो मैं भी वांग रूलिंग पर 5000 मार्शल सम्राट गोलियां दाव पर लगाऊंगी। उनके दाव सुनकर दुष्ट साधक अवाक रह गए। ये कुल 15,000 मार्शल सम्राट गोलियां है। फिर भीड़ ने सहज रूप से झांग ताई की ओर देखा। अन्य 3 संप्रदायों के बुजुर्गों ने भी अपनी आंखों में एक उपहासपूर्ण भाव के साथ ऐसा ही किया। किंग नू संप्रदाय के बुजुर्ग के लिए वांग रूलिंग पर दाव लगाने का अभी भी थोड़ा मौका था। हालांकि मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय से किन नान के पास निश्चित रूप से कोई मौका नहीं था। 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले शिष्य की भविष्य की उपलब्धि कितनी चौंकाने वाली हो सकती है। हालांकि किन नान के दोनों गुरु मार्शल पूर्वज विशेषज्ञ थे। झांग ताई का चेहरा लाल हो गया। उसके मन में उसने हुआंग क्यू या वेई हाउ के विजेता होने की भविष्यवाणी की और सोचा कि किन नान निश्चित रूप से हार जाएगा। हालांकि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के बुजुर्ग के रूप में यह बिना कहे ही स्पष्ट था कि वो किसी अन्य संप्रदाय की प्रतिभा पर दाव नहीं लगा सकता था। झांग ताई ने अपने चेहरे पर एक अप्रिय मुस्कान लाकर कहा, मैं किन नान पर दाव लगाऊंगा। 5,000 मार्शल सम्राट गोलियां। ये कहते ही झांग ताई को ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी अपनी आत्मा खो दी हो और उसकी आंखों में एक खाली भाव था। 5,000 मार्शल सम्राट गोलियां इस तरह खोना, यहां तक कि आंतरिक शिष्य के दूसरे बुजुर्ग के रूप में भी, यह बेहद दर्दनाक था। यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में मौजूद 20 प्रतिभाशाली लोगों को पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। अब वे संभावित पत्थर द्वारा परीक्षण किए जाने की अपनी बारी का इंतजार करते हुए एक पंक्ति में खड़े थे। सबसे पहले परीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति किंग नू संप्रदाय की एक महिला शिष्य थी। उसका रूप और शरीर आकर्षक था। बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखकर एक भयानक मुस्कान बिखेरी। एक कामुक नजर से उसने कहा, हे, पहले दौर का इनाम बहुत अधिक है। यदि आप इसे दोगुना करना चाहते हैं तो एक चुंबन और एक स्पर्श पर्याप्त होगा। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने बूढ़े व्यक्ति की बातों को अनदेखा किया और अपना हाथ संभावित पत्थर पर रख दिया। उस पल संभावित पत्थर एक हल्के सुनहरे प्रकाश का उत्सर्जन करते हुए चमक उठा। यह प्रकाश एक दमनकारी आभा के साथ उत्सर्जित हुआ था। यह मार्शल सम्राट दायरे के साधक द्वारा उत्सर्जित होने वाले प्रकाश के बराबर था। इसका मतलब यह था कि यह शिष्य भविष्य में मार्शल सम्राट दायरे तक पहुंचने में सक्षम होगा। बूढ़े आदमी ने अभी भी हार नहीं मानी। यह देखने के बाद उसने एक सलाह भरे लहजे में कहा, यह युवती बस एक चुंबन और तुम्हें दोगुना पुरस्कार मिलेगा। उन पुरुषों के पास इस तरह का विशेषाधिकार भी नहीं है। यह वास्तव में एक दुर्लभ मौका है। किंग नू संप्रदाय की महिला शिष्य ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और अपने समूह में वापस आ गई।
हालांकि वो बूढ़े आदमी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए ललचा रही थी, लेकिन इससे उसकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचता, क्योंकि अन्य संप्रदायों के सभी प्रतिभाशाली लोग यहां थे। इसलिए ये इसके लायक नहीं था। घटनास्थल पर मौजूद अन्य शिष्यों ने पहले ही बूढ़े आदमी की बेशर्मी देखी थी। उन्होंने इसे अनदेखा करना चुना और परीक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। परीक्षण के बाकी हिस्सों में कुल 9 शिष्यों ने सम्राट प्रकाश को ट्रिगर किया था। ये 9 भविष्य में मार्शल सम्राट दायरे को प्राप्त कर सकते थे। अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय से 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट जीनियस सम्राट लाइट को ट्रिगर नहीं कर सका, जिसका मतलब था कि वो मार्शल सम्राट दायरे तक नहीं पहुंच पाएगा। ये देखकर अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के शिष्य का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। खून बहने का कोई संकेत नहीं था। वो चुपचाप वही खड़ा रहा। संभावित पत्थर का परीक्षण कठोर था। हालांकि हर कोई किसी के भविष्य को जानने में दिलचस्पी रखेगा, लेकिन यह असंतोषजनक हो सकता है और इससे किसी के मार्शल हार्ट पर बहुत असर पड़ सकता है। परीक्षण किया जा रहा 11वां शिष्य कोई और नहीं बल्कि हुआंग क्यू था। जैसे ही हुआंग क्यू आगे बढ़ा, उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया और उन सभी के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। पता नहीं ये हुआंग क्यू भविष्य में किस तरह की उपलब्धि हासिल करेगा। उस पल किन नान की आंखें चमक उठीं। हुआंग क्यू मानो वो किसी पार्क में टहल रहा हो, शांत चेहरे के साथ आगे बढ़ा और अपना हाथ संभावित पत्थर पर रख दिया। उसी क्षण संभावित पत्थर से एक शानदार सुनहरी किरण निकली, जिसमें मार्शल पूर्वज दबाने वाली आभा थी। हुआंग क्यू की भावी उपलब्धि मार्शल पूर्वज क्षेत्र थी। शिष्य अविश्वसनीय रूप से चकित थे। मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली लोग, दुष्ट साधक और बुजुर्ग सभी आश्चर्यचकित थे। लुओहे साम्राज्य में एक मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञ को पदानुक्रम में सबसे ऊपर माना जाता था। संभवतः पूरे लुओहे साम्राज्य में 10 से भी कम मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञ थे। ये विशेषज्ञ काफी दुर्लभ थे। बूढ़े आदमी ने हुआंग क्यू की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, इस युवा लड़के की प्रतिभा खराब नहीं है, इसे बनाए रखो। ये देखकर हुआंग क्यू खुश हो गया और उसका चेहरा गर्व से भर गया। उसने किन नान की ओर उपहास भरी निगाहों से देखा। अगर आपकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है तो कौन परवाह करता है, मैं भविष्य में मार्शल पूर्वज साधक बनने जा रहा हूं। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के बाहर ऑटम माउंटेन की चोटी पर भीड़ के बीच एक बड़ी बातचीत शुरू हो गई। हे भगवान, हुआंग क्यू की भविष्य की उपलब्धि मार्शल पूर्वज क्षेत्र तक पहुंचना है। यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। वो 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ एक सुपर जीनियस है। उसके लिए मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञ बनना सामान्य बात है। कई दुष्ट साधक उत्साहित हो गए, लेकिन कई अन्य निराश हो गए। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के बुजुर्ग फेंग लिन ने भी एक गर्व भरी मुस्कान दिखाई। उसने झांग ताई की ओर देखा और कहा, बड़े झांग, कौन सोच सकता था कि हमारे संप्रदाय के हुआंग क्यू में भविष्य में मार्शल पूर्वज क्षेत्र तक पहुंचने की क्षमता है। मुझे लगता है कि किन नान में भी बहुत क्षमता होगी। झांग ताई का चेहरा उदास हो गया। हालांकि वो जानता था कि ये फैंग लिन उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसका खंडन नहीं कर सका। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के अंदर हुआंग क्यू की बारी से सदमे के बाद परीक्षण पूरे जोश में चल रहा था। अगले दौर में हुआंग लोंग, जुयू, दाहू, मोजिशान और अन्य संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों ने एक सम्राट लाइट को ट्रिगर किया था, सिवाय 2 के जो बुरी तरह विफल हो गए थे। सभी को आश्चर्य हुआ कि वांग रूलिंग की बारी में वो केवल एक सम्राट लाइट को ट्रिगर करने में सक्षम थी। परिणाम स्वरूप कई दुष्ट साधक जो उससे बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे, वे काफी निराश थे। आखिरकार मेरी बारी है, वेई हाओ ने हंसते हुए कहा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसकी एंट्री ने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा।
20 प्रतिभाओं में से केवल वेई हाओ की मार्शल स्पिरिट 10वीं कक्षा की हुआंग रैंक की थी, हुआंग क्यू की रैंक के समान। इतना ही नहीं, वेई हाओ की पृष्ठभूमि हुआंग क्यू से बहुत बेहतर थी और मार्शल स्किल में उनकी प्रतिभा अधिक थी। जैसे ही वेई हाओ ने अपनी हथेली पोटेंशियल स्टोन पर रखी, सभी हैरान रह गए। पोटेंशियल स्टोन से एक चमकदार सुनहरी किरण आसमान में निकली और उसके साथ ड्रैगन की चीख निकली। ये रोशनी एक डोमिनेटर लाइट थी जो मार्शल डोमिनेटर दायरे का प्रतिनिधित्व करती थी। जब भीड़ अपने आश्चर्य में डूबी हुई थी, तो रोशनी तेजी से गायब हो गई और उसकी जगह एक पूर्वज लाइट ने ले ली। वेई हाओ की भविष्य की उपलब्धि में मार्शल डोमिनेटर दायरे तक पहुंचने का मौका था। बूढ़े व्यक्ति ने चेहरे पर प्रशंसा के भाव के साथ हंसी उड़ाई। फिर उसने कहा, अच्छा किया नौजवान, तुम्हारे पास मार्शल डोमिनेटर दायरे तक पहुंचने का मौका है। हालांकि तुम्हें समय आने पर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उसकी बातें सुनकर भीड़ दंग रह गई। मार्शल डोमिनेटर दायरे का क्या महत्व है? पूरे लुओहे साम्राज्य में एक भी मार्शल डोमिनेटर दायरे का विशेषज्ञ नहीं पाया जा सकता। मार्शल डोमिनेटर दायरे का विशेषज्ञ होने का मतलब था कि कोई व्यक्ति निचले डिवीजन में सबसे मजबूत होगा। हालांकि ये केवल एक संभावना थी कि वेई हाओ मार्शल डोमिनेटर दायरे को प्राप्त करेगा, लेकिन ऐसा करने का मौका मिलना भी बेहद दुर्लभ था। यहां तक कि हुआंग क्यू, जिसके पास 10वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट भी था, के पास यह मौका नहीं था। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में मौजूद प्रतिभाशाली लोगों ने वेई हाओ को सम्मानपूर्वक देखा। दुष्ट साधकों और बुजुर्गों के चेहरे आश्चर्य से भर गए। यहां तक कि सफेद शर्ट वाली महिला ने भी कोमल आवाज में कहा, कौन सोच सकता था कि वेई हाओ के पास मार्शल डोमिनेटर दायरे तक पहुंचने का मौका होगा? मुझे डर है कि शीर्ष 4 संप्रदायों के मुख्य शिष्यों के अलावा लुओहे साम्राज्य में कोई भी उसकी क्षमता से मेल नहीं खा सकता। ऐसा लगता है कि वो निश्चित रूप से मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के परीक्षण के पहले दौर में प्रथम आएगा। सफेद शर्ट वाली महिला की बातें सुनकर भीड़ बेहद उत्साहित हो गई। हे भगवान, ये सोचना कि वेई हाओ के पास मार्शल डोमिनेटर दायरे तक पहुंचने का मौका है, उसकी क्षमता कितनी पागलपन भरी है। टस्क, ये बहुत डरावना है। वो निश्चित रूप से इस दौर में प्रथम आएगा। मैंने अभी वेई हाओ पर दाव लगाया है। हाँ, मैं ये दौर जीतने जा रहा हूं। ओह, दुष्ट साधक, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने वेई हाओ पर दाव नहीं लगाया था, सभी चौंक गए, लेकिन सम्मानजनक लहजे में बोले। अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपनी मुट्ठियां एक साथ लाते हुए हंसते हुए कहा, भाई फेंग, मुझे इसके लिए खेद है। ऐसा लगता है कि युवा मास्टर वेई हाओ दौर जीतने वाले हैं। बुजुर्ग फेंग के होंठ फड़क रहे थे, लेकिन उन्हें कहने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा था। हुआंग क्यू की मार्शल सम्राट दायरे तक पहुंचने की क्षमता पहले से ही शक्तिशाली मानी जाती थी। कौन सोच सकता था कि वेई हाओ के पास मार्शल डोमिनेटर दायरे तक पहुंचने का मौका होगा? भले ही वो अप्रिय महसूस कर रहा था, लेकिन वेई हाओ को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। किंग नू संप्रदाय की बुजुर्ग महिला के लिए 5000 मार्शल सम्राट गोलियां खोने के बाद वो शांत थी और उसके चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती थी। ये तथ्य कि वांग रूलिंग अब वेई हाओ की महिला थी, किंग नू संप्रदाय के लिए बेहद फायदेमंद था, भले ही वो वेई हाओ की पत्नी न बनी हो। 4 बुजुर्गों में से केवल झांग ताई के चेहरे पर एक नीरस भाव था। परीक्षण से पहले झांग ताई ने वेई हाओ के पहले आने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन अपनी पहचान के कारण वो केवल किन नान पर अपनी 5000 मार्शल सम्राट गोलियां दाव पर लगा सकता था। अगर मुझे वेई हाओ पर दाव लगाने की अनुमति दी जाती तो मैं 5000 मार्शल सम्राट गोलियां जीतता। न केवल मैं अब जीत नहीं पाऊंगा, बल्कि मैं निश्चित रूप से 5000 मार्शल सम्राट गोलियां खोने जा रहा हूं, जो 10,000 मार्शल सम्राट गोलियां खोने के बराबर है। झांग ताई ने अपने चेहरे पर तंज कसते हुए खुद से कहा। थोड़ी देर बाद भीड़ शांत होने लगी।
और अपना ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित करने लगी कि दूसरे प्रतिभाशाली लोग कैसे प्रदर्शन करते हैं। अब ये अलग था, क्योंकि दुष्ट साधकों और शीर्ष 4 संप्रदायों के बुजुर्गों को अब शेष प्रतिभागियों से कोई उम्मीद नहीं थी। पहले दौर में वेई हाओ का प्रथम आना इस स्तर पर एक तथ्य माना जाता था। वे केवल ये देखने के लिए उत्सुक थे कि अब से दूसरे दौर में कौन आगे बढ़ सकता है। इस बीच मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत पर दृश्य में मौजूद अधिकांश प्रतिभाशाली लोग वेई हाओ के परिणाम को देखकर आश्चर्य से भर गए। हुआंग क्यू विशेष रूप से ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उस पर बिजली गिर रही हो। उसके चेहरे पर गर्व की अभिव्यक्ति गायब हो गई और वो अविश्वसनीय रूप से पीला पड़ गया। वेई हाओ ने गर्व से भरी कुछ हंसी निकाली। उसने बूढ़े आदमी पर मुट्ठियां मारी और फिर वांग रूलिंग के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, बेबी, क्या तुमने देखा? तुम्हारा आदमी बहुत शक्तिशाली है, हुआंग क्यू से भी ज्यादा शक्तिशाली। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी सेवा करने का मौका पाकर तुम्हें कितना गर्व होना चाहिए। ये कहने के बाद वेई हाओ ने अपना मोटा हाथ वांग रूलिंग की ड्रेस में डाला और उसे बेतहाशा छुआ। वांग रूलिंग ने कराहते हुए कहा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने थोड़ी सी छेड़खानी के साथ प्रतिक्रिया की। हालांकि उसकी पिछली प्रतिक्रिया शर्मनाक थी, लेकिन इस बार वो बेहद उत्साहित थी और पहल कर रही थी। वास्तव में वो बहुत आभारी थी। अगर हुआंग क्यू ने उसे उपहार के रूप में वेई हाओ को नहीं दिया होता तो उसे उसकी औरत बनने का मौका नहीं मिलता। बूढ़े आदमी की आंखें ईर्ष्या से भर गई थी, क्योंकि उसने वेई हाओ को वांग रूलिंग को छूते हुए देखा था। फिर उसने अप्रिय लहजे में कहा, अरे अरे अरे, बाकी 5, क्या तुम सब अभी भी ट्राई लेना चाहते हो? अगर नहीं तो यहां से चले जाओ। मेरा कीमती समय बर्बाद करना बंद करो। ये सुनकर प्रतिभाशाली लोगों ने अपने विचार एकत्र किए और जिन्होंने ट्रायल नहीं किया था वे तुरंत आगे बढ़ गए। पहले 4 ने औसत परिणामों के साथ ट्रायल पूरा किया, जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। आखिरकार ट्रायल का पहला दौर समाप्त हो गया, क्योंकि किन्नान ही एकमात्र बचा था। हुआंग क्यू ने अजीब लहजे में कहा, किन्नान, तुम्हारी चौंकाने वाली पृष्ठभूमि के साथ मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि इस दौर में तुम्हें किस तरह का परिणाम मिलेगा। उसने तुरंत अपनी नजर किन्नान की ओर घुमाई। हालांकि उसके शब्दों में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन वो बेहद असहज लग रहा था। वास्तव में किन्नान की पृष्ठभूमि जानने के बाद हुआंग क्यू का उसे फिर से परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उसे पिछले झटके से बहुत बुरा लगा और ये याद करने से कि किन्नान ने पहले उसे कैसे अनदेखा किया था। इसलिए उसने अपने शब्द कहे। अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने बिना कुछ कहे उसकी बातें सुनकर अपना सिर हिला दिया। केवल वांग रूलिंग ही किन्नान पर अविश्वसनीय रूप से क्रोधित थी। हालांकि वो किन्नान की पृष्ठभूमि से भयभीत थी, लेकिन वेई हाओ की प्रेमिका बनने से उसे नया आत्मविश्वास मिला। उसने हंसते हुए कहा, हुआंग क्यू, तुम्हारा क्या मतलब है? हमारा दोस्त किन्नान 2 मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञों का शिष्य है और उसके पास 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है। उसका भविष्य निश्चित रूप से अविश्वसनीय होने वाला है। शायद वो इस दौर में प्रथम आएगा। उसने जानबूझकर 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट शब्दों पर जोर दिया। वेई हाओ को किन्नान भी पसंद नहीं था। उसने वांग रूलिंग के चेहरे पर चुटकी ली और हंसते हुए कहा, मेरी लड़की वाकई बोलना जानती है। मेरे हिसाब से भाई किन्नान की प्रतिभा कम से कम मार्शल डोमिनेटर दायरे की होगी। कौन जानता है, शायद वो मार्शल डोमिनेटर दायरे से आगे निकल जाए। मार्शल डोमिनेटर दायरे? मार्शल डोमिनेटर दायरे से आगे निकल जाए? केवल 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ किन्नान ऐसा परिणाम कैसे प्राप्त कर सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं था कि वेई हाओ किन्नान के प्रति व्यंग्य कर रहा था। बाकी प्रतिभाशाली लोग चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वेई हाओ, हुआंग क्यू और वांग रूलिंग
ये शीर्ष 3 प्रतिभाशाली लोग बोलते समय किन नान का मजाक उड़ाएंगे। हालांकि हुआंगलोंग, मोजिशान, जू यू और दाहू ये देखकर क्रोधित थे, लेकिन वे असहाय महसूस कर रहे थे। किन नान की दुर्जय पृष्ठभूमि, भयानक मार्शल कौशल प्रतिभा और उत्कृष्ट मार्शल हार्ट के बावजूद उनकी मार्शल स्पिरिट केवल 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक थी। ये किन नान की भविष्य की उपलब्धि को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक था, जो संभवतः अपेक्षाकृत साधारण साबित होगी। हो सकता है कि किन नान चमत्कारों की एक श्रृंखला को करने में सफल रहें, लेकिन उनके पास अपना सिर नीचे करने और इस मार्शल पोटेंशियल ट्रायल में मजाक उड़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कैंगलान महाद्वीप में मार्शल स्पिरिट का पद ही सब कुछ था। हालांकि किन नान का चेहरा भावहीन था, क्योंकि उनका शीर्ष 3 प्रतिभाशाली लोगों द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उनकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनी हो। उन्होंने अपना समय संभावित पत्थर तक चलने में लगाया और धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। उस पल घटनास्थल पर मौजूद सभी प्रतिभाशाली लोगों ने अपने चेहरे सीधे कर लिए। यहां तक कि वेई हाओ, हुआंग क्यू और वांग रूलिंग ने भी अपना पूरा ध्यान एकाग्र कर लिया। इतना ही नहीं, मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के बाहर शरद पर्वत की चोटी पर दुष्ट साधक और शीर्ष 4 संप्रदायों के 4 बुजुर्गों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे मार्शल मिरर द्वारा प्रक्षेपित स्क्रीन को घूर रहे थे, बिना किसी एक विवरण को छोड़े। किन नान के प्रवेश के बाद से वो अपनी दुर्जय पृष्ठभूमि के प्रदर्शन के साथ भीड़ की सुर्खियों में आ गया था। अब किन नान की बारी थी। 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट ने पहले से ही उसके भाग्य का फैसला कर दिया था। फिर भी हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि वो भविष्य में कौन सी रैंक हासिल कर पाएगा। जब किन नान की हथेली ने संभावित पत्थर को ढका, तो पूरा संभावित पत्थर एक साथ गूंज उठा और कंपन करने लगा। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत के अंदर बिना किसी प्रकाश के उत्सर्जन के संभावित पत्थर की गूंज तुरंत बंद हो गई। वेई हाओ दंग रह गया, हुआंग क्यू दंग रह गया, वांग रूलिंग दंग रह गया, बाकी सभी प्रतिभाशाली लोग दंग रह गए। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के बाहर ऑटम माउंटेन की चोटी पर मार्शल मिरर के माध्यम से देखने वाली भीड़ दंग रह गई। संभावित पत्थर ने कोई रोशनी नहीं छोड़ी। क्या इसका मतलब यह है कि एक दुर्जय पृष्ठभूमि और 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाला ये किन नान भविष्य में मार्शल सम्राट दायरे तक भी नहीं पहुंच सकता? यहां तक कि किन नान खुद भी दंग रह गया। पहले दौर की शुरुआत से ही किन नान खुद पर अविश्वसनीय रूप से आश्वस्त था। वेई हाओ की मार्शल डोमिनेटर दायरे के विशेषज्ञ बनने की भविष्य की उपलब्धि को देखने के बाद भी उसने डरने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसकी दिव्य युद्ध आत्मा, जिसमें आगे के स्तर तक पहुंचने की असीमित क्षमता थी, पहले ही 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक तक पहुंच चुकी थी। अब संभावित पत्थर की प्रतिक्रिया को देखते हुए वो मार्शल सम्राट दायरे तक भी नहीं पहुंच सका। ये कैसे संभव है? मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत के अंदर एक पल की खामोशी के बाद वेई हाओ ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और जोर से हंस पड़े। भाई किन नान, कौन सोच सकता था कि तुम मार्शल सम्राट दायरे तक भी नहीं पहुंच सकते। मैं तुमसे वाकई बहुत प्रभावित हूं। वेई हाओ ने सीधे तौर पर किन नान का मजाक उड़ाया। एक साधक जो मार्शल सम्राट दायरे तक भी नहीं पहुंच सकता, अपनी भयानक पृष्ठभूमि के बावजूद वो क्या खतरा पैदा कर सकता है? वेई हाओ के अलावा हुआंग क्यू और वांग रूलिंग के चेहरे तिरस्कार से भरे हुए थे। किन नान निस्संदेह उनकी नजरों में बेकार हो गए थे। भले ही वे पहले किन नान से भयभीत थे, लेकिन इस खास पल में वे अब उन्हें एक योग्य उपस्थिति के रूप में नहीं मानते थे। हुआंग क्यू ने खोखली हंसी निकाली और आश्चर्यचकित स्वर में कहा, कौन उम्मीद कर सकता था कि 2 मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञों का शिष्य, जिसके पास 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है, मार्शल सम्राट क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच सकता। मुझे अभी क्या झटका लगा, क्या झटका। इसे झटका कहने के बावजूद हुआंग क्यू की अभिव्यक्ति तिरस्कारपूर्ण हो गई। किन नान ने
व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को सुनने के बाद भावहीन चेहरे के साथ चुप रहना चुना। वो चुपचाप वही खड़ा रहा और अपने विचारों में डूबा हुआ लग रहा था। हुआंगलोंग, मोज़ेशान, जू यू के लिए वे दंग रह गए। जो उन्होंने अभी देखा उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हालांकि किन्नान का मार्शल स्पिरिट ग्रेड केवल 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक था। उन्हें लगा कि किन्नान आसानी से मार्शल सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकता है। अब ऐसा लग रहा था कि किन्नान का भविष्य निराशाजनक था। मार्शल सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करने का भी मौका नहीं। शरद पर्वत की चोटी पर थोड़ी देर की खामोशी के बाद दुष्ट साधक गर्व से बात करने लगे। मुझे नहीं लगता था कि किन्नान मार्शल सम्राट क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच सकता। स्कत्स्का, वो आदमी पहले अविश्वसनीय रूप से आत्मसंतुष्ट था। हुआंग क्यू को चुनौती दे रहा था और वेई हाओ को अनदेखा कर रहा था। हे, आप लोगों को कल्पना करने की कोशिश करनी चाहिए। वो अभी क्या महसूस कर रहा है? ओह, इन दुष्ट साधकों के पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इसलिए वे किन्नान जैसे लोगों से अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या करते थे। अगर किन्नान ने कोई महान प्रतिभा दिखाई होती तो उनमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती। अब किन्नान के निराशाजनक भविष्य के साथ वे निश्चित रूप से उसके घावों पर अपना अपमान जोड़ देंगे। ये देखकर झांग ताई का चेहरा उदास हो गया और उसके होंठ बिना कोई आवाज किए हिल गए। किंग नू संप्रदाय की मध्यम आयु वर्ग की महिला ने तुरंत एक सांत्वना भरे लहजे में कहा, एल्डर झांग, बहुत दुखी मत होइए। मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय के अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने सम्राट लाइट को सक्रिय किया। किंग नू संप्रदाय की तुलना में बेहतर परिणाम। झांग ताई ने उसे एक नजर देखा, लेकिन फिर भी चुप रहा। एल्डर फेंग ये देखकर अविश्वसनीय रूप से खुश था, क्योंकि वो किन्नान को पसंद नहीं करता था। वो हंसा और कहा, ये सही है एल्डर झांग, आपको इसकी परवाह क्यों है? मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किन्नान उनमें से एक नहीं है। बस इसे मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय के लिए एक नुकसान के रूप में लें और 2 साल बाद फिर से वापस आए। अव्यवस्थित लपटों के संप्रदाय के बुजुर्ग ने भी किन्नान के खिलाफ द्वेष रखा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, हां, उसके जैसे कचरे पर ज्यादा समय बर्बाद मत करो। झांग ताई की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से अप्रिय हो गई, लेकिन वो उसके सामने सच्चाई का खंडन नहीं कर सका। इस बीच ट्रेडिंग अलायंस की पालकी के अंदर मार्शल पूर्वज क्षेत्र की बूढ़ी महिला ने मजाक करते हुए कहा, मुझे लगा कि उस आदमी के पास कुछ है, क्योंकि उसने गोल्डन सेक्रेट बैज को अस्वीकार कर दिया था। अंत में वो सिर्फ एक साधारण साधक है जो मार्शल सम्राट क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच सकता। वो कोई साधारण साधक नहीं है। सफेद शर्ट वाली महिला ने अपना सिर हिलाया और शांत भाव से कहा, वो एटाविस्टिक कल्टीवेशन का अभ्यास कर रहा है, जो मार्शल सम्राट क्षेत्र की बाधा को तोड़ने की कठिनाई को बहुत बढ़ा देता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी मार्शल स्पिरिट सिर्फ 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की थी। इसके अलावा साधना का मार्ग खतरों से भरा है, यहां तक कि एक सुपर जीनियस के भी बीच रास्ते में मरने की संभावना है। ये कहने के बाद सफेद शर्ट वाली महिला ने आह भरी। शुरू में वो किन्नान से काफी प्रभावित थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसका भाग्य इतना निराशाजनक होगा। सफेद शर्ट वाली महिला ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसकी ऊंची आवाज शरद पर्वत की पूरी चोटी पर सुनाई दी। साथी साधकों, मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन का पहला दौर समाप्त हो गया है। इस दौर का विजेता वेई हाओ है। पहले दौर के लिए वेई हाओ पर दाव लगाने वालों ने, इससे पहले कि वो जीत शब्द पूरा कर पाती, मार्शल मिरर में एक असाधारण दृश्य हुआ। किन्नान, जो अभी भी संभावित पत्थर के सामने खड़ा था, ने अचानक अपनी मुट्ठियां एक साथ लाई। इससे पहले कि बूढ़ा आदमी परिणाम घोषित कर पाता और बोला, बड़े, मैं किन्नान हूं। क्या बड़े के लिए मुझे फिर से परीक्षा देने का मौका देना संभव है? ये असंभव है कि मैं मार्शल सम्राट दायरे तक भी नहीं पहुंच पाऊं। इन शब्दों ने मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत में मौजूद प्रतिभाशाली लोगों
और ऑटम माउंटेन की चोटी पर मौजूद लोगों को चौंका दिया। ये लड़का किन नान अभी भी एक बार फिर ट्रायल लेने की योजना बना रहा है। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत के अंदर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने मौजूद इस युवा व्यक्ति से ऐसा अनुरोध होगा। उसने अपनी दाढ़ी को छुआ और आंखें मूंदते हुए कहा, ये मुश्किल है। तुम एक पुरुष हो, महिला नहीं। मैं तुम्हें एक और मौका कैसे दे सकता हूं? इसके अलावा तुम्हें संभावित पत्थर पर भरोसा करना होगा, क्योंकि इसका खराब होना असंभव है। भले ही आप ये मान ले कि आपकी प्रतिभा मार्शल सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उत्कृष्ट है, यह संभव है कि आप एक गंभीर खतरे का सामना करें और आधे रास्ते में ही मर जाएं। बूढ़े व्यक्ति ने किन नान को यथासंभव सलाह देने की कोशिश की, लेकिन जब उसने किन नान की आंखों से आंख मिलाई तो उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, जिससे वो बोलना बंद कर दिया। एक पल के लिए रुकने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, यदि आप जोर देते हैं तो आप फिर से परीक्षण ले सकते हैं। किन नान ने तुरंत उसे धन्यवाद दिया। इसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपनी हथेली को संभावित पत्थर पर रख दिया। बूढ़े व्यक्ति ने किन नान की पीठ को देखा। उसकी आंखें फड़कने लगी और वो खुद से बात करने लगा। ये आंखें, क्या ये हो सकती है? जैसे ही किन नान ने अपनी हथेली को संभावित पत्थर पर रखा, ये एक बार फिर से कंपन करने लगा। किन नान ने गहरी सांस ली। उसने जानबूझकर अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को खोला और बूढ़े आदमी की तरफ देखा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे फिर से परीक्षण लेने का मौका दिया जाए। मेरी दिव्य युद्ध आत्मा 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक तक पहुंच गई है। साथ ही दिव्य युद्ध आत्मा बिना किसी प्रतिबंध के लगातार स्तर बढ़ाने में सक्षम है। किसी भी तरह से यह असंभव है कि मैं मार्शल सम्राट दायरे तक भी नहीं पहुंच सकता। एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि संभावित पत्थर में कुछ गड़बड़ थी, जो उस समय मेरी क्षमता का पता लगाने में विफल रही। किन नान ने अपने दांत भींचे और संभावित पत्थर को घूरा। हालांकि पहले की तरह संभावित पत्थर थोड़ी देर के लिए कंपन करने के बाद अपनी शांत अवस्था में लौट आया। प्रकाश का एक भी निशान उत्सर्जित नहीं हुआ। यह देखकर किन नान दंग रह गया और उसका दिमाग खाली हो गया। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के अंदर मौजूद प्रतिभाशाली लोग भी दंग रह गए, लेकिन उन्होंने तेजी से प्रतिक्रिया की। हुआंग क्यू सबसे पहले हंसने लगा। भाई किन नान, फिर से परीक्षण करने का क्या मतलब है? आपको समझना होगा, यह आपकी किस्मत है। मार्शल सम्राट दायरे के विशेषज्ञ नहीं बन पाने की आपकी किस्मत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार कोशिश करते हैं, इसका नतीजा हमेशा एक ही होगा। वेई हाओ और वांग रूलिंग भी हंस पड़े। उन्होंने किन नान को ऐसे देखा जैसे वे किसी विशालकाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने की कोशिश कर रही चींटी को देख रहे हों। मजेदार। हुआंग लॉन्ग, मो जिशान और जू यू इसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके। उनकी धारणा थी कि किन नान हमेशा से एक घमंडी व्यक्ति रहा है, जो किसी भी परिस्थिति में अपना सिर नहीं झुकाता। अब ऐसा झटका लगने के बाद उसे कैसा लगेगा? बड़े, मैं फिर से परीक्षण करना चाहता हूं। किन नान ने भीड़ के मजाक को अनदेखा करते हुए तुरंत अपना हाथ संभावित पत्थर पर रख दिया। संभावित पत्थर फिर से थोड़ा कंपन करने लगा और बिना कोई प्रकाश उत्सर्जित किए अपनी शांत अवस्था में लौट आया। बड़े, मैं फिर से परीक्षण करना चाहता हूं। किन नान की अभिव्यक्ति शांत रही, क्योंकि उसने अपना हाथ एक बार फिर संभावित पत्थर पर रखा। संभावित पत्थर की प्रतिक्रिया पहले जैसी ही थी। बड़े, कृपया मुझे फिर से परीक्षण करने की अनुमति दे। ओह। थोड़ी ही देर में किन नान ने वही शब्द और वही हरकतें 6 बार दोहराई, मानो वो एक मूर्ति में बदल गया हो। हालांकि इन 6 परीक्षणों में से प्रत्येक में संभावित पत्थर की प्रतिक्रिया एक जैसी रही, कुछ भी असाधारण नहीं। इस बीच मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के बाहर ऑटम माउंटेन की चोटी पर
भीड़ शुरुआती आश्चर्य से उबर चुकी थी और उनमें से कई ने ये देखकर गाली देना शुरू कर दिया। अरे, क्या ये आदमी पागल है? अरे, असफलता तो असफलता ही होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार कोशिश करता है। मुझे लगता है कि इस किन नान ने इस तरह के झटके से अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है। ओह! उग्र भीड़ के विपरीत फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर लिंग, अव्यवस्थित लपटों के सेक्ट के एल्डर और किंग नू सेक्ट के एल्डर ने झांग ताई को घूरते हुए ये देखने के बाद मुस्कुराहट बिखेरी। झांग ताई का शरीर अकड़ गया। इन तीनों की निगाहों ने ऐसा महसूस किया जैसे तलवारें उसके शरीर में घुस गई हों और उसे बेहद असहज महसूस हुआ। लानत है, इस किन नान को पता ही नहीं है कि इतनी बार परीक्षण लेना उसके लिए कितना शर्मनाक है। झांग ताई ने अपने मन में शाप दिया और उसके दिल में किन नान के प्रति घृणा की भावना पैदा हुई। ये पहले से ही शर्मनाक था कि किन नान मार्शल सम्राट दायरे तक पहुंचने में असमर्थ था। अब उसकी हरकतें और भी शर्मनाक है। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन की पहली परत पर किन नान को बार बार एक ही काम करते देखकर प्रतिभाशाली लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। जिन लोगों का पहले किन नान से कोई विवाद नहीं था, वे भी उस पल क्रोधित हो गए। किन नान को क्या हो गया है? मार्शल सम्राट क्षेत्र तक न पहुंच पाना ही तुम्हारा भाग्य है। तुम फिर से इतनी बार क्यों कोशिश कर रहे हो? क्या ये सिर्फ हमारा समय बर्बाद नहीं कर रहा है? वेई हाओ अविश्वसनीय रूप से क्रोधित हो गया और उसने तीखे स्वर में कहा, किन्नान, तुम एक बकवास कचरा हो, एक जनजात बेकार। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर नहीं तो मैं तुम्हें 100 तरह से प्रताड़ित होने का स्वाद चखाऊंगा, भले ही तुम्हारी पृष्ठभूमि कितनी भी दुर्जेय क्यों न हो। वेई हाओ की डांट ने बूढ़े व्यक्ति को भी अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके चेहरे पर एक भयानक भाव आया और वह चिल्लाया, परीक्षण के हर दौर में केवल एक ही मौका होता है। तुम्हें आभारी होना चाहिए कि मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। तुम लगातार 6 बार परीक्षण लेने की हिम्मत करते हो। अगर तुम अभी नहीं रुकते तो मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में तुम्हें मारने के लिए मुझे दोषी मत ठहराना। जब से बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ था, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। ये उसका पहला गुस्सा दिखाने का मौका था। जब उसने किन नान से आंख मिलाई तो उसे एक रहस्यमयी शक्ति का एहसास हुआ। उसे लगा कि वो उसके अंदर देख पा रहा है और यही कारण था कि उसने किन नान को फिर से परीक्षण लेने की अनुमति दी थी। हालांकि कौन उम्मीद कर सकता था कि किन नान लगातार 6 बार फिर से परीक्षण करेगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो भविष्य में मार्शल सम्राट दायरे तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा किन नान ने नियमों को पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसके बावजूद, इससे पहले कि बूढ़ा आदमी अपना गुस्सा निकाल पाता, किन नान ने फिर से दृढ़ रुख के साथ कहा, अपने गले से शब्द निकालने के लिए मजबूर करते हुए, बड़े, कृपया मुझे एक आखिरी बार परीक्षण करने की अनुमति दे। यदि परिणाम अभी भी पहले जैसा ही है तो मैं अपने 4 अंगों को अपंग करने और अपनी नसों और अपने डेंटिन को नष्ट करने के लिए तैयार हूं। मैं 100 तरह से प्रताड़ित होने के लिए भी तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि बड़े मुझे एक आखिरी मौका देंगे। उसके हर एक शब्द को उसकी आत्मा से निकलने वाली एक अटूट इच्छा की तरह महसूस हुआ। मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन में उग्र प्रतिभाशाली लोग और ऑटम माउंटेन की चोटी पर गुस्साई भीड़ स्तब्ध थी। अपने 4 अंगों को खुद अपंग करना, अपनी नसों और डेंटिन को खुद नष्ट करना, 100 तरह से प्रताड़ित होने के लिए तैयार। किन नान ने सिर्फ अपना आखिरी मौका पाने के लिए ऐसी प्रतिज्ञा करने की हिम्मत की। यद्यपि किन नान मार्शल सम्राट दायरे तक पहुंचने में असमर्थ था, लेकिन 2 मार्शल पूर्वज दायरे के स्वामी होने के कारण उसे एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। पूरे लुओहे साम्राज्य में कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अब परिणाम जानने और अपंग होने की संभावना होने के बावजूद किन नान ने फिर से प्रयास करने की हिम्मत की। यदि किन नान यहां अपंग हो गया तो वो अपने शेष जीवन के लिए अपंग के रूप में रहेगा। बूढ़ा आदमी भी दंग रह गया। ये उसका ऐसे मूर्ख से सामना करने का पहला मौका था।
अपनी उत्कृष्ट इच्छा शक्ति के बावजूद वो पहले तो समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। हालांकि किन नान ने उसके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और उसने अपनी दृढ़ आंखों से अपना हाथ संभावित पत्थर के शीर्ष पर रख दिया। उस क्षण मार्शल सेरेंडिपिटी पैवेलियन के अंदर के प्रतिभाशाली लोगों और शरद ऋतु पर्वत की चोटी पर मौजूद भीड़ ने सहज रूप से अपना ध्यान संभावित पत्थर पर केंद्रित कर दिया। वे ये जानने के लिए बेताब थे इस अंतिम समय में जिसके लिए किन नान ने अपना जीवन बलिदान कर दिया है, उसका परिणाम क्या होगा। लगातार 7वीं बार संभावित पत्थर कंपन करने लगा।